मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। I am a small member of the Institute of Company Secretaries of India and I am a law graduate from University of Delhi and कहते हैं एक टीचर का उस सही इंट्रोडक्शन उसके स्टूडेंट्स से होता है। तो मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं दैट my students are working as company secretary of Philips India Limited and they are working as a legal compliance officer in Maruti Suzuki Limited, in BMW India Limited. They are working as company secretary Haldirams. And some of my students are working in corporates. Some of my students are working in the top law firms in India. Two of my students are working in Amarchand Mangaldas, number one law firm of India. Another student of mine is working in Luthra and then there is another one in Singhanias. Another student is working in Vash and Associate. और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीनियर पार्टनर लेवल पे काम कर रहे हैं उन लॉ फर्म्स में। शायद मैं देखने में इतना बड़ा बूढ़ा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, I don't know, but my students are everywhere and I'll say some of my students are working with the big four CA firms, who are बेसिकली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाया बहुत साल, वो तो है ही, लेकिन क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज एंड दे आर वर्किंग इन द बिग फोर व्हेन आई से रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट देयर इन द सीनियर मैनेजर पोस्ट। तो ऐसा लगता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हर डायरेक्शन में जा सकता है। एंड लाइकवाइज सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर successful practicing company secretaries and some of the students will are working in the merchant banking। और कुछ लोगों ने तो अपनी मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न बना लिया, वो खुद ही मर्चेंट बैंकर हैं, वीपी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सैबी में जॉब करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कह लीजिए, एसोसिएटेड विद MCA, वहां पर जॉब करते हैं। तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बट सिर्फ ये बताने के लिए आपको, ये इंस्पायर करने के लिए आपको कि अगर आप सही तरीके से, अगर आप डिटेल में कंपनी लॉ पढ़ते हैं, डिटेल मतलब ट्रू डिटेल, हवा हवा में नहीं है, अगर आप सही तरीके से वो 950 पेज का जो आपको ICSI मॉड्यूल दिया गया है, अगर आप घुसकर इन डेप्थ इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस करते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं उस एक कंपनी लॉ के दम पर, जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, हमारे लिए भागवत गीता है, और मैं तो कहता हूँ AK-47 है। और जिसको वो चलानी आ जाए बोर्ड मीटिंग में बैठकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, तो वो जिंदगी में हाईली सक्सेसफुल बन सकता है। एंड दिस इज दैट कंपनीज एक्ट 2013 along with the rules अब as made by, you can say as approved by Lok Sabha, Rajya Sabha, Parliament of India and initially drafted by Ministry of Corporate Affairs। तो 470 सेक्शंस, 470 सेक्शंस, बस ये अगर आपकी मास्टरी हो जाए, एक्सपर्टीज हो जाए, तो जिंदगी में आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ और चीजें भी हैं जो ICSI कोर्स करिकुलम में है, नो डाउट्स, लेकिन इसको हम बोलते हैं ये हमारा मदर लॉ है और ये तो हर जगह हमारे साथ रहेगा, हम जहां पर भी जाएंगे, ये हमारी भागवत गीता है। सो और इसको कैसे ग्रिप करना है, कैसे कंट्रोल करना है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, ये सेशन आपके बहुत काम का हो सकता है अगर आप पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 डिटेल में ईमानदारी से पढ़ने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपने पहले भी कभी थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट पढ़ा हो, लेकिन करियर ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसके लिए मैं कहूँगा एक अलग लेवल चाहिए, एक अलग लेवल चाहिए। एंड देन डोंट ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट BCom, इट्स नॉट BCom ऑनर्स और BCom और व्हाटएवर। एक प्रोफेशनल लाइफ बन सकती है आपकी वेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट। देन गेटिंग स्टार्टेड ओवर हियर विद द डिस्कशन। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट आपको आए दिन बार बार देखनी पड़ेगी, नो डाउट्स अबाउट दिस। और इस आज वाले सेशन में मैं बात करने वाला हूँ अथॉरिटीज इन द कंपनीज एक्ट 2013, क्या क्या अथॉरिटीज हैं। और इन अथॉरिटीज के बारे में जब बात करूंगा मैं आपके साथ, तो विल बी टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विल बी टॉकिंग अबाउट RD, विल बी टॉकिंग अबाउट ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर, NCLT कोड, सेबी, सबके बारे में बात करूंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई विल सिंपली से वन थिंग, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज अथॉरिटीज इन अ शॉर्ट व्हाइल। और मैं बात करूंगा कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके बारे में बात करूंगा। अब 2021 में ना
बहुत सारी चीजें 2020 से लेकर हम कैरी फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं और वेल वो कोरोना का इम्पैक्ट ऑन कंपनीज एक्ट, कोरोना इम्पैक्ट ऑन कंपनीज एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। लॉट्स ऑफ चेंजेस आर मेड और इसमें कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बहुत कुछ एनफोर्स हो गया ऑन 21 दिसंबर 2020 बहुत कुछ एनफोर्स हो गया। तो जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है और दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल है ही। और लाइकवाइज 22 जनवरी 2021 भी बहुत कुछ एनफोर्स हो गया। तो दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, नो डाउट्स अबाउट दिस। और अगर आप प्लान कर रहे हैं दिसंबर 2021 तो नो डाउट्स आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मुझे तो मालूम है क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है ये कब आया था? 28 सितंबर 2020 इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। तो हो सकता है आईसीएसआई मूड बना ले कि चाहे कुछ पार्ट 31 दिसंबर 2020 तक एनफोर्स हो गया तो वो भी जून 2021 एग्जाम में आएगा, और जो पार्ट विल 1 जनवरी 2021 या उसके बाद एनफोर्स हो रहा है वो भी जून 2021 एग्जाम में आएगा। हो सकता है आईसीएसई मोड बना ले क्योंकि 28 सितंबर 2020 वो कह रहे हैं ऑफिशियल गजट में तो पब्लिश हो ही गया था, तो कोई बात नहीं, सारा का सारा ही पूछ लेते हैं ना विल जून 2021 एग्जाम में। और सेम टू सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रीसेंट एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट हुआ था जुलाई 2020 में, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ था 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि हम जून 2020 एग्जाम में पूछ रहे हैं, ये तो एग्जाम हुए नहीं, पोस्टपोन हुए, कैंसिल हो गए, लेकिन अदरवाइज उन्होंने बोल दिया था कि कंज्यूमर, और इंस्टीट्यूट की तरफ से तो आ गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चाहे एनफोर्स हुआ ही नहीं है और लेकिन जून 2020 एग्जाम में आएगा। और यहाँ तो मैं कहूंगा कि कुछ कुछ पार्टली एनफोर्स हो गया, पार्टली नहीं हुआ है, और हो सकता है इंस्टीट्यूट कहेगी सारा का सारा जो पोर्शन एनफोर्स हो चुका है वो भी, और जो एनफोर्स नहीं हुआ वो भी, सारा का सारा ही रेलिवेंट है फॉर योर जून 2021 एग्जाम्स। सो देखते रहिए। और एक चीज जरूर बोलूंगा, पिछले दिनों में भी एक वीडियो शेयर किया था मैंने यूट्यूब के ऊपर, और हमारी ऐप के अंदर भी आप वो वीडियो देखेंगे अब बहुत जल्दी, एंड दैट इज रिगार्डिंग की कंपनी लॉ पेपर दिसंबर 2020 एग्जाम्स बहुत कुछ बताता है, समझाता है कि सेक्शंस नहीं, सेक्शंस के अंदर घुसकर सब सेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर जो 470 सेक्शंस हैं, बेयर एक्ट इसको बोलते हैं, बेयर एक्ट, आई होप यू आर अवेयर ऑफ की बेयर एक्ट क्या चीज है। 470 सेक्शंस हैं, तो 470 सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस हैं, वो भी घुसकर एक एक पढ़ो, उसके अंदर जो प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो है वो भी पढ़ो, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, रूल्स हैं सेक्शंस के साथ दिए हुए वो भी पढ़ो। और इस बेयर एक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वेल वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि सेक्शंस पहले 470 खत्म हो जाते हैं और फिर वो उन सेक्शंस के साथ जुड़े हुए जो रूल्स है वो बाद में सेकंड हाफ में दिए हुए हैं, तो ये दिक्कत है। हम जो मटेरियल बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स को देते हैं क्लास में, उसमें क्या होता है, सेक्शन के साथ ही उसके रूल्स अटैच कर दिए जाते हैं, तो जिस सेक्शन के साथ जो रूल जहां जुड़ा हुआ है उसको साथ में वहीं दे दिया जाता है, ताकि वो आगे पीछे फ्लिप फ्लैप ना करना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग दैट, सेक्शन आगे पढ़ो फिर रूल पीछे जाकर पढ़ो, फिर सेक्शन आगे आकर पढ़ो फिर रूल पीछे जाकर पढ़ो, ये प्रॉब्लम आती है जब हम डायरेक्ट लेते हैं मार्केट से। एंड द बुक्स, और वो स्टूडेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं काफी ज्यादा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय बुक्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय बुक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा, तो बस बेस्ट बेनिफिट क्या है, जहां सेक्शन दिया हुआ है उस सेक्शन के साथ उसका रूल भी साथ में दिया हुआ है। देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर आई विल से सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस हैं जो कंपनी लॉ के लिए, कंपनी लॉ के पेपर के लिए रेलिवेंट हैं, आती हैं कंपनी लॉ के पेपर में। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएसआई वो आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एनालिसिस करना होता है, ये अलग से वो वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, तो वो आप देख लेना। देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर आई विल से रिवर्टिंग बैक, जैसे बुक के बारे में बात कर रहा था, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ। एंड दैट इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी लॉ बुक, तो हम 3 वॉल्यूम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 एंड कंपनी लॉ वॉल्यूम 3। पुट टुगेदर 3 बुक्स आर 1000 पेजेस। मैं थोड़ा सा बता दूं पढ़ने का सही तरीका, आईसीएसआई मॉड्यूल 950 पेजेस, तो हमारा भी 950 पेजेस ही आप मान लो, थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स की वजह से ज्यादा हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लो चार्ट्स, एंड देयर आर 500 flow charts in these books. So lots of tabulations, flow charts, tables put together. तो
डायरेक्ट के सेक्शंस भी हैं, सब सेक्शंस भी हैं, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 एंड कंपनी लॉ वॉल्यूम 3। और ये जो कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 2 3 आप देख रहे हो, इसमें आपको सेक्शंस भी मिलेंगे, उसके साथ सब सेक्शंस भी मिलेंगे, और आपको क्या मिलेगा इसमें साथ में जुड़े हुए रूल्स, जहां जो सेक्शन है साथ में उसका जुड़े हुए रूल्स भी साथ साथ है। तो आप, और बीच में टेबल्स की फॉर्म में एग्जाम्पल्स हैं, और माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए बहुत कुछ है एक लीगल प्रोविजन के ऊपर, मल्टीपल क्वेश्चंस, सो दैट यू आर एबल टू डू द एनालिसिस, अमेजिंग एनालिसिस विल थ्रू आउट दिस बुक साथ साथ चल रही है। और बीच में बहुत कुछ तो वर्कबुक टाइप भी है बीच में, जहां पर मैंने जगह छोड़ी है जहां पर आप यस नो लिखेंगे, बस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं बीच में, आपको सिर्फ यस नो मार्क करना है, लेकिन भेजा फ्राई होता है उसके अंदर जब हम बहुत बहुत अच्छे से डीप में सेक्शंस का एनालिसिस करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट दैट, एमसीए की नोटिफिकेशंस भी हैं, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रूल्स भी दिए हैं और नोटिफिकेशंस भी हैं। तो बुक के अंदर आपको सेक्शन भी मिलेगा, सेक्शन के साथ जुड़ी हुई नोटिफिकेशन भी मिलेगी, रूल्स भी मिलेंगे, जहां सेक्शन है उसी के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ साइमल्टेनियसली। परफेक्शन इन द लैंग्वेज, 100% परफेक्ट लैंग्वेज विल, और वो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, एंड और कहीं इधर थोड़ा सा भी हिल जाता है, एक कॉमा भी इधर का उधर हिल जाता है, तो सारा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चेंज हो जाता है। तो उन चीजों का बहुत ध्यान रखा गया कि एक कॉमा भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, एक एंड या और भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। दैट्स द परफेक्शन ऑफ दीज 3 बुक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी हैं बुक्स में, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएसआई भी दिए गए हैं, और उसका भी क्या किया गया है मालूम, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ये नहीं कि चैप्टर के लास्ट पे दिया है, ऐसा नहीं है, वो 30 पेजेस का है, 35 पेजेस का, जैसे जनरल मीटिंग का चैप्टर है और उसके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो बीच में जहां जिस सेक्शन के साथ जितना पार्ट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का जहां रेलिवेंट है वो साथ में उतना उतना पार्ट निकाल कर दिया गया है, ताकि आप सेक्शन के साथ ही उसके रूल्स, उसके नोटिफिकेशंस, उसके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सब कुछ एक साथ पढ़ें, और आगे पीछे आपको फ्लिप फ्लैप कहीं भी ना करना पड़े। एंड देन केस लॉज आर देयर, और हर चैप्टर की शुरुआत में आपको इंडेक्स ऑफ सेक्शंस भी दिया गया है। वैसे वो इंडेक्स ऑफ सेक्शंस हमारी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उनका पूरा इंडेक्सेशन, और उसमें सिर्फ सेक्शन नहीं, इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस का भी इंडेक्स बना हुआ है। Case laws, or approximately 500 cases, decided cases are there in these books। और केस लॉज हम अलग से नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं इन बुक्स के अंदर, जिस सेक्शन के साथ, जिस सबसेक्शन के साथ जो केस जहां रेलिवेंट है उसको वहां साथ में पढ़िए, ताकि वो ना आप दो जगह ऐसा ना हो कि दिमाग घूम जाए, एक तरफ आप सेक्शन की बुक लेकर बैठे हैं, सेक्शन सबसेक्शन, और दूसरी तरफ आप केसेस की बुक लेकर बैठे हैं और फिर आप पेजेस वाइज मैच कर रहे हैं, ये कहाँ का था ये कहाँ का था, वो आप मैच करने में लगे हुए हैं। और एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस वो केस लॉ बेस्ड आते हैं, लेकिन केसेस दो तरीके के हैं, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो डिसाइडेड केसेस होते हैं विच आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या पुराने जमाने में कंपनी लॉ बोर्ड डिसाइड करता था। और वो पुराने वाले केसेस भी आज भी रेलिवेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस जो ओल्ड एक्ट से न्यू एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 में कॉपी पेस्ट हुए हैं, बहुत सारे केसेस अभी भी रेलिवेंट है, बहुत सारे सेक्शंस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो वो पुराने वाले केसेस अभी भी रेलिवेंट है, इसलिए आईसीएसए ने अपने मॉड्यूल में पुराने केसेस रखे हैं और हमने भी अपनी बुक्स में रखे हैं। उसके साथ साथ मैं कहूंगा ये जो सेकंड पार्ट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्टिशियस केसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस। कोई डिसाइडेड केस नहीं है हाई कोर्ट का, एनसीएलटी का, बस वो क्या है कि पेपर सेटर का जैसे मन करता है ना कि एक सेक्शन है, प्रोविजन है, उठाया, उसके ऊपर प्रॉब्लम बना देता हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ, एक फिक्टिशियस सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ, उसका आंसर दो, तो वो भी हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन दीज बुक्स एज वेल। Then past examination question answers are here in these books, past examination questions भी और उनके आंसर्स भी आपको यहाँ बुक में मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट्स यू विल बी गेटिंग, मैंने बताया 500 फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस जिसमें दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा और आप हैरान होंगे कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है क्या। तो एक सेक्शन है और एक डेफिनेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर की, एक छोटी सी डेफिनेशन है और उसके ऊपर देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड 10 आंसर्स अलोंग विद दैट। मैनेजर की डेफिनेशन है, स्मॉल डेफिनेशन ऑफ द मैनेजर, उसके ऊपर देयर आर 8 क्वेश्चंस एंड 8 आंसर्स अलोंग विद दैट। तो पढ़ते हुए लगेगा कि यार अलग ही लेवल जा रहा है, मतलब आईसीएसआई मॉड्यूल में भी नहीं है इतना एनालिसिस। सो वेल, और क्यों जरूरी है जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए, एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सेपरेट रिविजनरी नोट्स
वो ई बुक फॉर्म में देंगे आपको, सो दैट आप लास्ट मिनट रिवीजन फटाफट 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 से कर सकें। दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड। जब आपको गूगल लिंक के थ्रू क्लासेस मिलती हैं तो वो साथ में रिविजनरी नोट्स भी मिलते हैं। एंड देन आईसीएसआई मॉडल को जरूर ध्यान में रखा जाता है, सो दैट वी डोंट गो टू मच बियॉन्ड वेल द लेवल, क्योंकि लेवल के आगे जाना चाहें तो बहुत आगे जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी से बोलूँ आपको, तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कंपनीज एक्ट की एक छोटी सी बुक आती है इंडिया में, एंड दिस बुक इज कॉल्ड रमैया, A. रमैया। और ये जो कंपनी लॉ की बुक है, वेल ये मेरे हाथ में जो है, दिस इज ओनली 1/4, ये 1/4 है। इसका मतलब इसके टोटल 4 पार्ट है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो आप सोच के देखो, मेरे हाथ में सिर्फ वॉल्यूम 1 है, पार्ट 1 है जो मेरे हाथ में है इस वक्त। नाउ दिस इज पार्ट 1, एंड इतना भी पढ़ना है तो पढ़ा जा सकता है। मैंने पढ़ा था जब मैं सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में था, और उस वक्त एडवांस कंपनी लॉ का पेपर था, तो डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता था तो पढ़ते थे। तो कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी पढ़ते थे एक सर्टेन लेवल का, मतलब एक बच्चों वाले लेवल का, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में पढ़ते थे फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल का। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, न्यू सिलेबस में आप लोगों के लिए प्रोफेशनल प्रोग्राम में दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर ही नहीं है अब न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल प्रोग्राम में। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अब आपको 100% एक्सपर्टीज करनी है, तो जिंदगी में जब दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, तो मैं कहूंगा इतना तो पढ़ना भी चाहिए फिर, और इतना डेप्थ में तो जाना ही चाहिए। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं, आपका पेपर जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पेपर, वो भी कंपनी लॉ में आता है। क्यों? क्योंकि सेटिंग ऑफ बिजनेस के अंदर ये जो हमारा वॉल्यूम 1 बुक है, पतली सी बुक है ये, लेकिन ये भी कंपनी लॉ है, और इसको पढ़ने में भी 40-50 घंटे चले जाते हैं। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन डेप्थ। तो आप सोच के देखो, मैं कह रहा था कंपनी लॉ की वॉल्यूम 1, 2, 3 3 बुक्स हैं, एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ 4 बुक्स हैं, क्योंकि ये भी तो कंपनी लॉ है। सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में, वेल दैट चैप्टर ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, वो सब कुछ भी तो कंपनी लॉ है। तो इसको बीच में जोड़ देते हैं, और तो अब आपके पास कायदे से कंपनी लॉ की 4 बुक्स है। दीज आर 4 बुक्स ऑफ company law, and total goes on approximately 300 hours, 250 hours over here in the company law, 50 hours extra in SUB। और इतना पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा, आप ये मान लो कि जैसे हम जितना प्रोफेशनल प्रोग्राम में पढ़ते थे, जितना मैंने पढ़ा प्रोफेशनल प्रोग्राम में, उसका आधा आप पढ़ लोगे, उसका 50% एक्सपर्टीज आपका भी आ जाएगा। लेकिन काश बहुत अच्छा होता कि अगर प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी कंपनी लॉ का पेपर दोबारा होता और आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ने का मौका मिलता, एक्सपर्टीज करने का मौका मिलता, जो कि नहीं मिलेगा। बुरी बात है, मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये रियली, इट्स रियली बैड। और आपको ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद आप वो 21 मंथ्स ट्रेनिंग में जाओगे, तो एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे दैट यू आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस। और इसकी जो अमेंडमेंट्स आती है टाइम टू टाइम, वो भी आपने कर ली है। तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ, सच की पिक्चर दिखा रहा हूँ, मजाक नहीं है। अगर आप सीएस ईट या सीएस फाउंडेशन पास करके आए हैं, तो ये अब मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आज भी जो मैं अब इसके आगे शुरू करने वाला हूँ, सीरियसली शुरू करने वाला हूँ, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। आप बीकॉम के एग्जाम नहीं दे रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम, और इस नॉलेज को यूज करना है एग्जाम में भी, उसके बाद ऑफिस में व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर ट्रेनिंग, तब भी आप ये नॉलेज यूज करेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड विद दैट, बियॉन्ड दैट घबराना नहीं, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज ask your doubts in the comment box in the video below this video। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देन एक चीज बोलना चाहूंगा फाइनली कि कम टू आवर ऐप, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वहां पर, absolutely 100% free of cost, the list of sections in the Companies Act and subsections along with that, बहुत सारे वीडियोस, अभी भी मैं आगे भी बात करूंगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं, यू शुड हैव ग्लोरियस करियर इन द बिग 4 CA firms, you should have glorious career in top 10 law firms, you should have glorious career in the companies like Philips, Haldiram, etc etc। well do स्टडी इन डिटेल, ईमानदारी से पढ़िएगा, शॉर्टकट में मत पढ़िएगा। और ईमानदारी से पढ़ने का क्या मतलब होता है, उसकी बहुत सारी झलकियां, बहुत सारे फ्री वीडियोस आर अवेलेबल इन आवर ऐप आल्सो एट द सेम टाइम। सो फाइनली गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं।
और कंपनीज एक्ट 2013 शुरू करते समय एक चीज आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर, स्टूडेंट्स कुछ हवा में रहते हैं, तो जो अपेरेंट कंप्लायंस और एब्सोल्यूट कंप्लायंस, स्टूडेंट एंगल से बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स डूब के पढ़ते हैं सच्चाई में, और कुछ स्टूडेंट्स दिखावा करते हैं कि हम डूब कर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली डूब कर पढ़ नहीं रहे हैं। और आजकल तो टीचर्स भी दिखावा करते हैं कि हम डूब कर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। तो बस सीरियसली पढ़िएगा, और इतनी एडवाइस दूंगा कि सीरियसली पढ़ने का दिखावा मत कीजिएगा, एक्चुअली सीरियसली पढ़िएगा। 950 पेज ये मत टारगेट रखिएगा हमने 100 घंटे में 120 घंटे में खत्म कर लिए फर्स्ट टाइम। 950 पेज लीगली पढ़ना और उसका इंटरप्रिटेशन करना। यू इमेजिन आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए, और अगर आप टारगेट रखकर चले हम 100 और 120 घंटे में खत्म कर लेंगे, तो मैं कहूँगा इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट कि हम वेल 10 पेजेस पर आवर रीड आउट भी करेंगे और समझ भी लेंगे लीगल लैंग्वेज। इतनी तो मास्टरी नहीं हुई आपकी। सुप्रीम कोर्ट लॉयर और हाई कोर्ट लॉयर दिन रात पढ़ाई करते हैं, पूरी रातें काली करते हैं ताकि अगले दिन कोर्ट में खड़े हो सके। तो आप तो पहली बार लॉ पढ़ोगे जिंदगी में, और शॉर्टकट में पढ़कर खत्म भी कर लोगे और कहोगे जिंदगी अच्छी बनेगी। क्लैरिकल वर्क करने के लिए मिलेगा आगे, सेक्रेटेरियल क्लैरिकल वर्क, और उसी लायक रह जाओगे, और उस लायक ना रहो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, वेल यहाँ पर इट्स अ लिटिल फनी एग्जांपल। उस जमाने की बात है जब सौरभ गांगुली यूज्ड टू बी कैप्टन ऑफ इंडिया टीम, और पाकिस्तान के साथ ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था, और इसमें रन आउट किस तरीके से हो रहा है वो आप देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ रन आउट इज हैपनिंग। और आपको मालूम है कि प्लेयर को क्रीज में पहुंचना होता है, या वेल कहाँ पहुंचना होता है, दैट यू आर अवेयर ऑफ, एंड अनिल कुंबले यूज्ड टू बी प्लेइंग। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो वंस, देन विल टॉक अबाउट दिस, ये आपको क्या समझ में आता है। इंडियन टीम इज बॉलिंग, पाकिस्तानी बैट्समैन इज बैटिंग, और ये रन आउट है। नाउ दिस इज रन आउट, गोज टू थर्ड अंपायर, और ये पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उसका नाम मिसबाउल हक है। आपको स्क्रीन के ऊपर वीवीएस लक्ष्मण दिखाई देंगे, अनिल कुंबले is visible, VVS Lakshman is visible, Harbhajan is visible, and this is Misbahul Haq, पाकिस्तानी बैट्समैन। अब वो आपको शायद अब समझ में आ जाएगा रीप्ले में कि ये रन आउट कैसे है, यू विल गेट दैट। तो समझ में आया कुछ क्या हुआ? नहीं, अभी समझ में नहीं आया, अंपायर के पीछे छुप गया। आ गया? चलो एक बार और देख लो। अब तो समझ में आ ही गया आपको कि ये रन आउट कैसे हुआ। तो बैट्समैन कहाँ है? वेल क्रीज में है, हवा में। तो ना तो बैट जमीन पे है ना पैर जमीन पे है। कुछ लोग ऐसे हवा में रहते हैं, और ऐसे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी हैं जो हवा में रहते हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी हैं जो हवा में रहते हैं और बाद में जिंदगी में पछताते हैं। आई एम टेलिंग यू, और स्टूडेंट्स तो बहुत हैं जो हवा में रहते हैं। आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि हवा में मत रहना, हवा में मत रहना। बिल्ला ईमानदारी से पढ़ाई का मतलब ईमानदारी से ही पढ़ाई करना। सो आई एम रिवर्टिंग बैक नाउ। और अब फाइनली आगे बढ़ते हैं कंपनी लॉ की तरफ। तो अपेरेंट कंप्लायंस मतलब सिर्फ दिखावे की पढ़ाई हो रही है, और एब्सोल्यूट कंप्लायंस मतलब डूब के पढ़ रहे हैं, सेक्शन सबसेक्शंस, बाल की खाल, और फिर उस खाल की खाल निकाल रहे हैं। एंड वेल बस डूब के जाना है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। देन गेटिंग स्टार्टेड विद द कंपनी लॉ फाइनली। और आज जो कुछ एक बातें करने वाला हूँ, ऑब्वियसली दैट कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया ऑन 30th अगस्त 2013। तो इससे पहले क्या हिंदुस्तान में कोई कंपनी लॉ ही नहीं था? था भाई, था, अभी बात करते हैं, we'll talk about that। तो ये जो आया कंपनीज एक्ट 2013, दिस केम ऑन 30th अगस्त 2013 इन इंडिया। लेकिन पीछे बैकग्राउंड की तरफ अगर चला जाऊं, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये लॉ कहाँ से निकल कर आया। सभी लॉज के पीछे जो पेरेंट लॉ है, मदर लॉ, फादर लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाटएवर यू कॉल इट। कुछ लोग इसको लॉ कहते भी नहीं है, कुछ लोग लॉ बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये लॉ नहीं है, ये तो भारत का संविधान है। एंड इट हैज अ प्रीएम्बल एंड इट हैज 470 आर्टिकल्स नाउ। पहले इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, फिर बढ़ते 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 वो 395 से 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। एंड दीज 470 आर्टिकल्स आर ग्रुप्ड इन 25 पार्ट्स, देयर आर 12 शेड्यूल्स। 104 बार अमेंड हो चुका है भारत का संविधान।
और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुई थी दैट वाज 25 जनवरी 2020, द लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज डन ओवर हियर। तो ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स, और ये सारी बातें मैं यहाँ पर बोल के नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आप वैसे भी या तो सीए सीट या फाउंडेशन में पढ़ चुके होगे, या फिर आप जेआईजीएल में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, यू विल बी स्टडीइंग इन जेआईजीएल। तो 25 जनवरी 2020 की बात करें तो 104 अमेंडमेंट हो चुकी थी, और तब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 470 आर्टिकल्स हो गए थे। लेकिन मेरे लिए अभी रेलिवेंट क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, शायद आपको मालूम है 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल 7 में दी गई है। जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें शेड्यूल 7 हैज 3 लिस्ट, एंड शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट हैज 97 आइटम्स, जिनमें से एक आइटम ऐसी है जहां जो कहना चाहिए बर्थ पॉइंट है कंपनीज एक्ट के लिए, जहां से कंपनीज एक्ट पैदा हुआ है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास कंपनीज एक्ट 2013 बनाने की पावर है या अप्रूव करने की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है कंपनीज एक्ट बनाने की। अभी और ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाऊंगा, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के लॉज बनाती हैं ऑन दो 66 आइटम्स व्हिच आर गिवन इन द लिस्ट 2, और लिस्ट 3 में लॉ बनाने का हक दोनों का होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। लेकिन उस डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग दैट डिटेल, क्योंकि हमारे लिए कंपनीज एक्ट का मतलब है लिस्ट 1, लिस्ट 1, एंड ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अप्रूव द कंपनीज एक्ट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स। देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर, हिंदुस्तान में कंपनीज का कल्चर कहाँ से आया? वो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर वो कंपनी नहीं आई होती इंडिया में, कंपनीज का कल्चर नहीं होता, आप और मैं किसी राजा के दरबार में मंत्री होते या संतरी होते, पता नहीं क्या होते, लेकिन तब तो वो राजा महाराजा ही हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, तो हमारा करियर शायद वही होता, उसी टाइप का करियर बना रहे होते। थैंक यू ब्रिटिशर्स फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी कल्चर टू इंडिया, ताकि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल्स जो है वो समाज में अपनी जगह बना सकें। और कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1882 था, कंपनीज एक्ट 1856 था, और उससे पहले भी कंपनीज एक्ट 1850 था। तो क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था, क्या तब भी कंपनीज एक्ट था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था तब, और कंपनीज एक्ट 1956 तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद ही बना। लेकिन अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं, पता होना चाहिए कि 1947 जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, वहां से लेकर 2004 तक कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाम की चीज नहीं थी। तब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हुआ करती थी, और उसमें एक डिपार्टमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स हुआ करता था। 2004 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने, तब पहली बार कंपनी अफेयर्स को अलग किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अलग किया गया, और एक पूरी पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाई गई 2004 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं तहे दिल से मनमोहन सिंह को, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी लॉ का स्टेटस सोसाइटी में बढ़ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ गया, कि अब तो हमारी पूरी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज सेपरेट मिनिस्ट्री। तो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बड़े गर्व की बात थी 2004 में कि हमारे लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट हो गई और एक सेपरेट मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। फिर प्रेमचंद गुप्ता रहे, वेल सचिन पायलट, वेल एंड देयर वर मेनी अदर्स, वेल सलमान खुर्शीद, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आजकल आजकल निर्मला सीतारमन 2021 में बात कर रहे हैं। सो वेल आई विल से, और कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 19 ये 2013 आते आते 57 साल लगे। बीच में कोशिशें बहुत हुई थी कि जल्दी अमेंड हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, कहीं ना कहीं अड़चने आती रहीं। और जब न्यू लॉ लेकर आए तो न्यू प्रोविजंस लेकर आए, ई वोटिंग ताकि शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो कम हो जाए, वुमेन डायरेक्टर, मानते हैं कि वुमेन डायरेक्टर रहेंगी तो वेल ऑब्वियसली एक तो जेंडर इक्वालिटी रहेगी, वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा, और दूसरा फ्रॉड्स कम होंगे। क्या हम कह सकते हैं कि वुमेन डायरेक्टर अगर हैं तो वुमेन डायरेक्टर होने से फ्रॉड्स कम हो जाएंगे और दे आर फेयर विल जेंडर इन द सोसाइटी, एंड एज कंपेयर टू द मेल जेंडर कैन वी से वुमेन आर मोर फेयर कैरेक्टर वाइज एंड इंटेग्रिटी वाइज एंड ऑल दैट। रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे सारे डायरेक्टर इंडिया के बाहर रहते हो, इंडिया में फ्रॉड हो और पकड़ में कोई ना आए। तो कंपनीज एक्ट में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे थे, उनको देखते हुए जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में फ्रॉड हो रहे थे, ये सब चेंजेस किए गए। कुछ फ्रॉड्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल अभी यहाँ पर, और उसके अलावा एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, एक नया प्रोविजन लेकर आए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल इसके बारे में भी अभी और बात करूंगा, जो ओल्ड एक्ट में नहीं था, न्यू एक्ट में है, दैट इज देयर। एंड देन एक और छोटा सा पॉइंट, टाटा स्टील लिमिटेड 1908 में बनी थी,
जब कंपनीज एक्ट 1882 हुआ करता था। मेरा सवाल ये है आप लोगों के लिए, क्या आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 2013 टाटा स्टील लिमिटेड के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? और क्या टाटा स्टील लिमिटेड अभी भी ओल्ड कंपनीज एक्ट 1882 से गवर्न हो रही है? आज भी क्या वो कंपनी पुराने वाले एक्ट में गवर्न हो रही है या आज वो कंपनी न्यू एक्ट में गवर्न हो रही है? तो आंसर इज कि आज की तारीख में तो न्यू एक्ट में ही गवर्न हो रही है। वेल एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 को टच करें, हल्का सा जान लें यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956 में 658 सेक्शंस हुआ करते थे और उसके साथ 15 शेड्यूल्स हुआ करते थे। उड़ी बाबा, इतना बड़ा था। और हम बोलते थे सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लेंथीएस्ट लॉ ऑफ इंडिया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा कहा करते थे। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ मानते हैं वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेंथीएस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट लॉ एंड कंपनीज एक्ट वाज सेकंड लेंथीएस्ट लॉ। न्यू कंपनीज एक्ट आया, लेकिन और एक चीज यहाँ पर 95% ऑफ द मैटर वाज इन द सेक्शंस एंड 5% मैटर वाज इन द रूल्स। 5% ऐसा है जो रूल्स में हुआ करता था, 95% was given in the sections as approved by लोकसभा राज्यसभा, और 5% रूल्स में था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टाइम टू टाइम खुद चेंज कर लेती थी, अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी लेती थी, चेंज कर लेती थी। लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट जब आया तो पिक्चर बहुत बदल गई। 470 सेक्शंस 658 से कम हो गए, अब तो बहुत आसान हो गया। और आपके सिलेबस में तो आप मान लो सारा मिलाकर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सारा मिलाकर 300 सेक्शंस हैं। तो आपको तो सिर्फ 300 सेक्शन करने हैं आपके सिलेबस में, जो मैं आपको दिखा रहा था इतना सारा है। ये जो इतना सारा है ये सिर्फ 300 सेक्शन है, 170 सेक्शन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ना तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ना प्रोफेशनल प्रोग्राम में। 170 सेक्शन तो ऐसे हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं। आने वाले टाइम में उसमें से कुछ आ जाता है सिलेबस में तो अलग बात है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 300 सेक्शंस आर इन सिलेबस, और अभी तो हम उसी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। सो वेल then these 470 sections are divided in 29 chapters by the Ministry of Corporate Affairs or by Parliament of India you can say, and then 7 schedules हैं लास्ट में, जहाँ 470 सेक्शन खत्म हो जाते हैं वहाँ 7 शेड्यूल दिए गए हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इन 470 सेक्शंस में 400 जगह लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा राज्यसभा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और रूल्स खुद ही बनाते हैं, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देते हैं, बाद में पार्लियामेंट में प्लेस कर देते हैं हल्का सा वो अप्रूवल के लिए, वो बात की बात होती है पार्लियामेंट। लेकिन रूल्स का मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एक बहुत बड़ी पावर आ गई न्यू कंपनीज एक्ट में, जो कि ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं थी। और आज की तारीख में कहते हैं सेक्शंस में कंटेंट कम हो गया, रूल्स में कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा होने से क्या हो गया, हमारी मुसीबत बढ़ गई। क्यों हमारी मुसीबत बढ़ गई? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स को बार बार अमेंड करता रहता है, और वो अमेंडमेंट जो अमेंडेड रूल्स हैं स्टूडेंट्स को भी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनको भी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ती है। एक रूल को एक बार अमेंड किया और पता चलता है उस अमेंडमेंट को कुछ टाइम के बाद अमेंड कर दिया। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर 2016 से लेकर मतलब 2013 से ही मान लो अभी तक, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, मतलब 25-30 बार तो अमेंडमेंट हो चुकी है इन द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। 25 टाइम्स तो अमेंडमेंट हो ही चुकी है 2013 से लेकर 2021 आते आते। और अभी 2021 में भी अभी अमेंडमेंट हुई है, अभी जनवरी 2021 में भी इस प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में फिर से अमेंडमेंट हुई है। एंड दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा, मैं तो कहूंगा जून 2021 एग्जाम्स वाले भी पढ़ लें। तो आज का ये जो न्यू कंपनीज एक्ट है, सेक्शंस में कम है, रूल्स में ज्यादा है, और पार्लियामेंट ने जानबूझकर ये काम किया है कि रूल्स में ज्यादा कर दो, या मिनिस्ट्री ने जानबूझकर ये सिस्टम रखा जब लॉ को ड्राफ्ट किया था कि टाइम टू टाइम अमेंड करते रहेंगे और टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर की जान निकालते रहेंगे, गर्दन मरोड़ते रहेंगे कंपनी सेक्रेटरीज की भी और बेचारे बच्चों की भी। तो बेचारे बच्चे फंस गए। जब मैंने किया था सीएस तो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, और मेरे लिए आसान था क्योंकि सेक्शंस आपने एक बार पढ़ लिए तो जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़े प्रोफेशनल प्रोग्राम में सेम ही रहेंगे। 5% रूल्स में है, हल्का फुल्का चेंज होगा। और एक्ट अमेंड करना हो 470 सेक्शन भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर चाहिए। एक्ट को अमेंड करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। रूल्स को अमेंड करना आसान है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खुद ही कर लेती है अपने लेवल पे और पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। सो वेल आज की तारीख में यस, द न्यू लॉ इज मोर rule based law and less section based. And then secondly I'll say
एक एग्जांपल देता रहता हूं, अगर आपको लग रहा है सेक्शंस कम हो गए, बड़ी खुशी की बात है, तो एक एग्जांपल आपके सामने है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 260 एडिशनल डायरेक्टर, 262 डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 313 ऑल्टरनेट डायरेक्टर हुआ करता था। अभी न्यू कंपनीज एक्ट में क्या किया, सेक्शन 161 में उठाकर तीनों सेक्शंस को एक साथ मर्ज कर दिया है, तीनों को उठाकर एक सेक्शन में डाल दिया है। तो लग रहा है कि हो गए ना सेक्शन कम, पहले तो 658 सेक्शन थे, 658 सेक्शन, और अब तो कितने रह गए, अब तो 470 रह गए। तो वो कम होने के पीछे एक मैजिक ये भी है, आबरा का डाबरा गिली गिली चू, और जादू मंत्र से मर्जर हो जा तू, और वो मर्जर होकर अब क्या होगा, सेक्शंस कम दिख रहे हैं लेकिन सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो बढ़ गया, सेक्शन की लेंथ बढ़ गई, अंदर उसके जो सबसेक्शंस हैं वो बढ़ गए। तो ये काम हुआ है, और उसके साथ फिर रूल्स भी बढ़ो, उसके साथ फिर रूल्स भी बढ़ो। तो कंटेंट कुछ कम नहीं हुआ, एक्चुअली कंटेंट सच सच बोलूं तो ज्यादा हो गया। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि 170 सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपका फोकस एरिया इज 300 सेक्शंस ओनली। देन मूविंग ऑन फर्दर, वेल आई से एक छोटी सी झलक यहाँ पर, ये तो आपसे बात कर ही चुका हूँ, सेकंड लार्जेस्ट लॉ है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बहुत कुछ पढ़ना है कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन के अंदर। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करूं तो दैट गोज टू द पेपर ऑफ एसयूबी। लेकिन एसयूबी के में जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है वो कंपनी लॉ के पेपर में आ जाता है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस, दिसंबर 2020 क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर एसयूबी के अंदर जो कंपनी लॉ है वो कंपनी लॉ के पेपर में आ रहा है, और एसयूबी के अंदर कंपनी लॉ के क्वेश्चंस यहां से यहां आ रहे हैं, कंपनी लॉ के क्वेश्चंस एसयूबी के पेपर के अंदर, और एसयूबी के क्वेश्चंस कंपनी लॉ के पेपर के अंदर। पेपर सेटर माशाअल्लाह है, आपकी जान लेने वाला है, तो तैयारियां कर लीजिएगा। कंपनी लॉ पार्ट मतलब एसयूबी का पेपर देते हुए प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपको कंपनी लॉ ऑलरेडी आता ही होगा, और कंपनी लॉ का पेपर देते हुए ये कंपनी लॉ के क्वेश्चन पेपर में प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एसयूबी का कंपनी लॉ वाला पार्ट तो आपको आता ही होगा। तो रिवीजन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना। देन गोइंग ऑन फर्दर, इसके अलावा जो मैं बात कर था 470 सेक्शन के बाद 7 शेड्यूल्स हैं। तो एक छोटा सा सवाल, किसी को मालूम है शेड्यूल 3 क्या है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अलॉन्ग विद दिस वीडियो की शेड्यूल 3 क्या है। एंड एज यूजुअल आई एम काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आप लिख चुके हैं, आपको आंसर अगर आता है तो। सो वेल आई से शेड्यूल 3 मेरी तरफ से आंसर दे दूं मैं फाइनली, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ओल्ड एक्ट में शेड्यूल 6 में हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 में, और कंपनीज एक्ट 1913 में वहां का भी शेड्यूल 3 हुआ करता था। तो कंपनीज एक्ट 1913 एंड कंपनीज एक्ट 2013 इस मामले में सेम है कि दोनों में शेड्यूल 3 इज बैलेंस शीट एंड पी एंड अकाउंट। शेड्यूल 2 भी अगर किसी को मालूम है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वंस अगेन काउंटिंग 10 9 8 7 6, be honest, 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ शेड्यूल 2 में अब मैं बता दूं अपनी तरफ से कि लाइफ ऑफ एसेट दिया गया है, जिसके बेस पे हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। लाइफ ऑफ एसेट इज हाउ मेनी ईयर्स, एसेट का नाम, टेबल बनी हुई है, एसेट का नाम, उसके सामने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल उसकी लाइफ है, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। सो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस फाइनली एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और वो स्क्रीनशॉट ये कि 7 शेड्यूल क्या हैं, इसमें से आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 5, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बड़ा शेड्यूल है, 5-6 पेज का। इसमें से कोई भी कहीं से भी उठकर आ जाता है, पूरा शेड्यूल नहीं पूछेंगे, एक पैराग्राफ उठाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, CSR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कुछ बड़े लेवल की कंपनीज हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिनको अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आई एम नॉट गोइंग द डिटेल। उसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो कंटेंट्स हैं, वेल दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। टेबल एफ, और इस टेबल एफ का कुछ पार्ट जनरल मीटिंग के चैप्टर में, कुछ शेयर कैपिटल के चैप्टर में, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में। तो आप एक चीज अब ध्यान दो कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो। आप कंपनीज एक्ट भी पढ़ रहे हो, शेड्यूल्स भी पढ़ रहे हो, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी पढ़ रहे हो, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी पढ़ रहे हो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर रीडिंग अलोंग साइड दैट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ जाती हैं। तो एक चीज मैं हमेशा से बोलता रहा इन द लास्ट 21 years ऑफ माई टीचिंग करियर, नाउ 21 years इन अकेडमिक्स, एंड दैट इज कि हम लोग कंपनी लॉ सेक्रेटरी नहीं है,
हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, फुल फ्लेजेड कंपनी सेक्रेटरी, जिसको कंपनी लॉ के ऊपर भी मास्टरी है, उसके साथ टेबल एफ के ऊपर भी मास्टरी है और अपनी कंपनी के आर्टिकल्स के ऊपर भी मास्टरी है। कंपनी ने अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एलओडीआर के ऊपर भी मास्टरी है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी मास्टरी है, और कंपनी के साथ जुड़े हुए जितने भी लीगल कंप्लायंसेस कंपनी को पूरे करने हैं उन सब के ऊपर मास्टरी है। तो वी आर नॉट द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी लॉ, वी आर सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। कंपनी लॉ तो हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी होने का मतलब कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। आई होप यू आर अवेयर ऑफ, company is artificial person, company is not a natural person, it is well separate legal entity in the eyes of law. So I am the company secretary, I am secretary of that artificial person who is not visible, whose personality is not visible. I am not the secretary of chairman of the company, I am not the secretary of the managing director of the company, I am not the secretary of the board of directors. I am secretary of the company which is artificial person in the eyes of law. एंड ये सारी चीजें लीगल प्रोविजन तो मेरी मुट्ठी में होने चाहिए, सो दैट आई कैन बेस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दैट आर्टिफिशियल पर्सन। वो अलग बात है कि मेरी रिपोर्टिंग किसको है, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, टू द चेयरमैन, टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, और टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्टिंग इज टू देम। बट अदरवाइज आई एम नॉट अ कंपनी लॉ सेक्रेटरी, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। और सिर्फ कंपनी लॉ नहीं, बहुत कुछ और भी है जो मेरी मुट्ठी में आता है। सो एंड कुछ चीजें ऐसी है जो कंपनी लॉ पेपर में आप हैंडल नहीं करोगे, जिसका रेलिवेंस कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स के पेपर में रहेगा, और या फिर टैक्सेशन के पेपर में रहेगा। देन आई विल से मूविंग ऑन फर्दर, अब एक नया लॉ कैसे बनता है इसकी डिटेल में ज्यादा ना जाते हुए एक शॉर्टकट में बोलूंगा। जब भी एक नया लॉ बनता है, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे कोई नया लॉ और बन रहा हो हिंदुस्तान में आज की तारीख में, अभी फार्म लॉज और एग्रीकल्चरल लॉज बने एंड ऑल दैट, तो जनरली एक लॉ नॉर्मली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो कैसे बनता है, पहले कंसर्न मिनिस्ट्री उस लॉ को ड्राफ्ट करती है। हमारे लिए कंसर्न मिनिस्ट्री का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट की बात करें, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है, वहां पर प्लेस होता है, अप्रूव होता है, फिर लोअर हाउस लोकसभा अप्रूव करता है, फिर अपर हाउस राज्यसभा में अप्रूवल होता है। आई होप आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बाद साइन करते हैं, और उसके बाद देन इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। और एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको इंपॉर्टेंट, जब तक वो स्टेज 1 2 3 4 चल रहा है तब तक इसको हम बोलते हैं बिल, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए। जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तब बन जाता है एक्ट, और फिर हम कहते हैं बिल ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो गया। और एक चीज, मिनिस्ट्री किसकी हेल्प लेती है, एलएलबी, एलएलएम, लॉ फर्म्स, सॉलिसिटर्स, लॉ फर्म्स को इनवाइट करती है, अमरचंद मंगल दास और एजेडबी एंड ऑल दैट, कि आप लोग हमारे साथ आइए। कमिटीज बना देते हैं 12-13 कमिटीज, और आप सब लोग बैठकर न्यू लॉ के प्रोविजंस ड्राफ्ट करने में, लिखने में हमारी हेल्प कीजिए। तो उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो लोग बैठे हैं पढ़े लिखे वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ बाहर से आउटसाइडर्स को भी बुलाया जाता है, who are capable and who are working closely with the government। वो लॉ फर्म्स जो क्लोजली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही हैं, तो वो एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। एंड देन एक चीज मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, सेक्शन 1 किसी भी लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंपनीज एक्ट हो, और सेक्शन 1 ही अगर आपको नहीं आता तो बकवास हो गया, सब बेकार है। सेक्शन 1 चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे जीएसटी हो, आप कुछ भी पढ़ो, सेक्शन 1 तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। और सेक्शन 1 में कई बार ये लिखा होता है कि ये पूरा का पूरा लॉ वन शॉट एक साथ अभी से इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और कई बार सेक्शन 1 में लिखा होता है कि एक फ्यूचर डेट बताएंगे जिस दिन ये लॉ वेल एनफोर्स किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मतलब ऑफिशियल गजट में तो आज अभी नोटिफाई हो गया, लेकिन एनफोर्स फ्यूचर में होगा। और कई बार सेक्शन 1 में लिखा होता है कि फ्यूचर में हम आपको मल्टीपल डेट्स बताएंगे, जिन मल्टीपल डेट्स पे ये लॉ एनफोर्स होगा। तो हम आपको मल्टीपल डेट्स बताएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे एनफोर्स होंगे। तो सेक्शन 1 बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा भी सेक्शन 1 में और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी भी एक्ट का वेल आई से बेयर एक्ट उठाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, लेकिन वर्ड टू वर्ड सेक्शन 1 ना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि सेक्शन 1 क्या कहता है। एंड आई एम गोइंग टू पुट वन वीडियो ऑफ माइन ऑफ सेक्शन 1 इन माई ऐप, तो जस्ट फाइंड आउट देयर इन माई ऐप कि वो सेक्शन 1 के बारे में मैं क्या कहता हूँ, सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन वेल एक चीज यहाँ पर छोटी सी जो दिख रही है कि जिस दिन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ था 30 अगस्त 2013, उस दिन सिर्फ सेक्शन 1 इफेक्टिव बनाया गया था, बाकी सेक्शन इफेक्टिव नहीं बनाए गए थे, और बाकी सेक्शंस बाद में इफेक्टिव बनाए गए। 98 सेक्शंस इफेक्टिव बनाए गए 12 सितंबर 2013 को,
एक सेक्शन सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्स किया गया 27 फरवरी 2014 को, और 182 सेक्शंस मतलब बिग ब्लॉक एनफोर्स किया गया 1 अप्रैल 2014 को, और उसके साथ बहुत सारे रूल्स भी आ गए उसके साथ साथ 1 अप्रैल 2014 को। लेकिन वेल दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट 12 सितंबर 2013, जब 98 सेक्शंस एनफोर्स हुए थे और कॉर्पोरेट सेक्टर में हलचल मचनी शुरू हो गई थी, स्टूडेंट्स में भी हलचल मचनी शुरू हो गई थी। तो ये तारीखें कुछ रेलिवेंट हैं, पता होनी चाहिए। जब आप अपना मदर लॉ पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वो कैसे आया, धीरे धीरे कैसे एनफोर्स हुआ। और एनसीएलटी की बात करें तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो सेक्शंस थे और उसके साथ जुड़े हुए जो भी सेक्शंस थे वो सारे 2016 में इंप्लीमेंट हुए। 1 जून 2016 एनसीएलटी पैदा हुआ और 15 दिसंबर 2016 तक एनसीएलटी वाले सेक्शंस एनफोर्स हो रहे थे। तो कंपनीज एक्ट 2013 लेकिन एनफोर्स तो 2016 में भी हो रहा था। एनएफआरए की बात करूं तो ये तो 2020 में भी इसके सेक्शन, इसका जो सेक्शन है 132 वो एनफोर्स अभी 2020 में हुआ है। तो आप ये मान लो कि मतलब लॉ मेकर मजे ले रहा है और धीरे धीरे एनफोर्स कर रहा है। वाइंडिंग अप को लेकर कुछ प्रोविजंस जो हैं वो 2020 में अब जाकर एनफोर्स हुए हैं, और वाइंडिंग अप के तो रूल्स अभी 2020 में बने हैं। जनवरी 2020 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट खोलिएगा तो आपको वाइंडिंग अप के रूल्स मिलेंगे। जनवरी 2020 में रूल्स, जनवरी फरवरी 2020 में रूल्स इशू हुए थे। तो क्या कंपनी से 2013 पूरा इंप्लीमेंट हो चुका है आज की तारीख में? अब 2021 में पहुंच गए हैं तो मैं कहूँगा हाँ, एनफोर्स हो चुका है, फाइनली एनफोर्स हो चुका है जितना एनफोर्स होना था। और कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो एनफोर्स होने से पहले ही बीच से डिलीट हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, विच इज द मोस्ट हैपनिंग, नंबर 1 मोस्ट हैपनिंग लॉ इन इंडिया सिंस 2016। एंड आई से वो छोटू सा लॉ है जिसने पूरी दुनिया हिला रखी है। मैं कहूँगा कि दिस इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, और इसकी मास्टरी कर ली तो मैं कहूँगा 14 लाख करोड़ रुपए के केसेस जो आजकल इंडिया में चल रहे हैं और कंपनी सेक्रेटरीज लड़ रहे हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज आर फाइटिंग दोस केसेस इन एनसीएलटी। तो माशाल्लाह। और सेटिंग ऑफ बिजनेस में तो 20 नंबर का है अप्रोक्सीमेटली, आप मान लीजिए। प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो सीआर के पेपर में 50 नंबर का है, आईबीसी और इसके साथ जो रिलेटेड लॉज है। और आई से सेपरेट पेपर है, पूरा फुल पेपर है 100 नंबर का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। लेकिन सिर्फ एक्ट नहीं, उसके साथ उसके रूल्स रेगुलेशंस भी, दैट इज देयर। वो थोड़ा सा फिर थिकनेस बढ़ जाएगी, बट ब्यूटीफुल करियर कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एंड वंस अगेन बैक टू द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में वापस आते हुए एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज का एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ, 2-3 होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना है, उसमें टॉप मेन्यू में एक्ट्स एंड रूल्स में जाना है, और उसमें सबसे ऊपर ऊपर कंपनीज एक्ट देखने के लिए मिल जाएगा आपको। कंपनीज एक्ट पे क्लिक करेंगे तो कंपनीज एक्ट खुल जाएगा, और वहां क्लिक करेंगे तो उसमें कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट आपके पास आ जाएगा, उसकी ई बुक भी आ जाएगी कंपनीज एक्ट 2013 की। अब वैसे तो पुराना है लेकिन उसके साथ फिलहाल से अमेंडमेंट्स भी नीचे दी गई हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, बहुत सारी अमेंडमेंट्स। और ये सब कुछ किसने की है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया है, अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा। हम तो कह रहे थे रूल्स में फटाफट अमेंडमेंट होती है, यहाँ तो पार्लियामेंट भी भर भर के अमेंडमेंट कर रही है। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में तो 100 अमेंडमेंट्स एक साथ कर दी। अभी भी कंपनीज एक्ट 2020 में भी 40-50 अमेंडमेंट्स अभी भी करी दी। सो वेल आई से मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, वो आप बोलोगे तो आपको दिख ही जाएगा। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ऑन 26 मई 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, 100 अमेंडमेंट्स आई अप्रोक्सीमेटली, दैट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 3 जनवरी 2018, इफेक्टिव नोटिफाई बाद में हुआ। और उसकी भी एक पूरी स्टोरी है, उस स्टोरी पे नहीं जा रहा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 कैसे आया। और इसका भी कुछ पार्ट अब जाकर 2021 में एनफोर्स हो रहा है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का कुछ पोर्शन अब जाकर 2021 में एनफोर्स किया जा रहा है, 2020-2021 में एनफोर्स हो रहा है। तो मतलब लॉ मेकर पूरे मजे ले रहा है, अमेंडमेंट ले भी आते हैं और फिर रुको रुको कुछ पार्ट एनफोर्स कर दिया, कुछ पार्ट बाद में एनफोर्स करेंगे। Companies Amendment Act 2017 there, and then finally this is Companies Amendment Act 2020.
2020 और जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ। 21 दिसंबर 2020 बहुत सारी अमेंडमेंट्स एनफोर्स हो गई हैं। जून 2020 के लिए, जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं और 22 जनवरी 2021 बहुत सारी अमेंडमेंट्स और भी एनफोर्स हो गई हैं और मेरा तो मानना है कि ये भी जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो पढ़ लीजिएगा सारी की सारी और गोलीबाजी मत कीजिएगा बीच में, मतलब घपला नहीं करना है बीच में। 2020 के आपको रूल्स दिख रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे रूल्स भी हैं। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे कंपनीज एक्ट 2013 देखते हैं तो उसके नीचे रूल्स दिए हुए हैं, सर्कुलर्स इशूड बाय द एमसीए नोटिफिकेशंस, एमसीए ऑर्डर्स। तो एमसीए ने बनाया सब कुछ और इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। क्या ये सब कुछ भी हमारे सिलेबस में है? हाँ जी, ये भी हमारे सिलेबस में है। आईसीएसआई मॉड्यूल में है? हाँ जी, आईसीएसआई मॉड्यूल में है। पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही बार पढ़ना है जिंदगी में, अच्छे से पढ़ना है और प्रोफेशनल प्रोग्राम में दोबारा पढ़ना नहीं है। और इसी के बेस पे आपकी वो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग भी होनी है। रिज्यूम्ड है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता होगा व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू। तो वहां पर जो भी इंटरव्यू लेगा वो प्रिज्यूम करेगा कि आपकी परफेक्शन है 100% इन द लीगल प्रोविजंस। नहीं तो वो इंटरव्यू में आपके साथ वो जो चतुर के साथ हुआ था, चमत्कार चमत्कार पे चमत्कार, चतुर रामलिंगन, वो चमत्कार आपके साथ भी होंगे इंटरव्यू वाले दिन। देन आई से 2020 में आप देखो 31 दिसंबर 2020 भी कुछ रूल्स में अमेंडमेंट आई थी। 24 दिसंबर, क्या ये सब कुछ एप्लीकेबल है फॉर एग्जाम्स? आंसर इज यस, ऑल दीज आर एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स। और जो मैं बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे रूल्स अमेंडेड हैं एंड विच इज फॉर जून 2021 एग्जाम्स। सब कुछ एप्लीकेबल है, ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर यू। और 2021 में भी कुछ शुरू में, अभी तो साल शुरू हुआ है तो रूल्स में अमेंडमेंट आ गई है। इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का प्रोसीजर बदल रहे हैं, वो एसयूबी का पेपर के लिए कह लीजिए या मैं कहूँगा कंपनी लॉ के पेपर के लिए कह लीजिए। मैं तो कहूँगा ये भी पढ़कर जाओ, जून 2021 एग्जाम है या दिसंबर 2021 है। वैसे जून 2021 वालों के लिए पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिसंबर 2021 वालों के लिए तो एप्लीकेबल है ही है। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज हो गया है। सीएसआर में अमेंडमेंट आ गई है, सीएसआर रूल्स, और ये तो बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है। इट्स अ मेजर बिग अमेंडमेंट इन द सीएसआर पॉलिसी। ये तो एक काफी बड़ी अमेंडमेंट आ गई है, विच इज देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पढ़ाई में चोरी मत कीजिएगा, एक बार फेल होने के बाद ना फिर बाद में सीरियसली पढ़ लेंगे कोई फायदा नहीं है, फिर जोश भी नहीं आता है। जो पहली बार पढ़ने में जोश आता है वो बाद में नहीं आता है, और फिर तो बाद में तो लगता है बस निकाल लो यार निकाल लो। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ना है वो ये नहीं कि पहली बार तो मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं, जोक चल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। शुरू से सीरियसली पढ़िए सो दैट फेल होकर दोबारा सीरियसली ना पढ़ना पड़े। एंड मुझे अच्छा लगता है कभी कभी बताते हुए दैट माय स्टूडेंट्स आर विनर ऑफ कंपनी लॉ ऑल इंडिया क्विज कंडक्टेड बाय आईसीएसआई इंस्टीट्यूट। तो मैं तो चाहता हूँ कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ें और कंपनी लॉ क्विज में भी पार्टिसिपेट करें जो आईसीएसआई कंडक्ट करता है। तो दीज आर द, एंड देन वो रूल्स थे, ये नोटिफिकेशंस है। एंड 23 जनवरी 2021 नोटिफिकेशंस आ रही हैं। 21 दिसंबर 2020, 27 नवंबर 2020, 28 अगस्त 2020। कमेंसमेंट कब हो रहा है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, वो सारी नोटिफिकेशन है यहाँ पर। तो सब कुछ पढ़ना है। आईसीएसआई के 950 पेजेस जो है मॉड्यूल के, उसमें सब कुछ है, सेक्शंस, रूल्स, अमेंडमेंट्स, सब कुछ है, नोटिफिकेशन, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, एलओडीआर। और आप कहीं पर भी गड़बड़ कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे बाद में, तो मुझे मत कहिएगा कि वार्निंग नहीं दी थी। देन आई विल से एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 जब नया नया बना था, तो वी आर गोइंग बैक टू 2013 2014। उस वक्त ये बात कही गई थी कि न्यू कंपनीज एक्ट में लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस इज देयर। अब इसका क्या मतलब है कि ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत सारे सेक्शंस में जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता था, गवर्नमेंट अप्रूवल लिखा हुआ था। न्यू कंपनीज एक्ट में बहुत जगह से वो हटा दिया गया, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया। अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फाइन पेनल्टी बढ़ाने जरूरी हो गए ताकि लोग डरे, कॉर्पोरेट सेक्टर डरे और कंपनी सेक्रेटरीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। और आपने शायद स्पाइडरमैन की किसी मूवी में सुना होगा, स्पाइडरमैन के अंकल ने कभी कहा था, विद द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो न्यू कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी की पावर्स बहुत बढ़ा दी गई, खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ गया, साथ में फाइन पेनल्टी जेल वगैरह बढ़ा दिए गए।
और पुराने कंपनीज एक्ट में जो फाइन वगैरह हुआ करता था उसको 10 टाइम्स, कई जगह तो 10 गुना बढ़ा दिया गया, कई जगह जेल नहीं थी वो जेल ले आए। हालांकि अभी क्या हुआ है, कोविड की वजह से 2020 में जो अमेंडमेंट आई है, बहुत सारे सेक्शंस में फाइन का अमाउंट कम कर दिया गया है, फाइन को पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। और वेल जेल हटा दी गई है जो पहले हुआ करती थी। और ये शब्द मेरे नहीं है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, उदय कोटक के ये शब्द है। मिस्टर उदय कोटक हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड कोटक ग्रुप में जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, ये उनके शब्द हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ गया। और एक एग्जांपल सिर्फ यहाँ छोटा सा दे रहा हूँ, ओल्ड कंपनीज एक्ट में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया करते थे, तो एक बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था कि सेक्शन जो भी ओल्ड कंपनीज एक्ट में लॉ हुआ करता था कि एक 11% ऑफ नेट प्रॉफिट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, और एब्सोल्यूट सीलिंग एंड ऑल दैट। और अगर सिंगल डायरेक्टर को दे रहे हो तो 1%, 3%, 5%, 10% की लिमिट है, उसके ऊपर जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लो, ये लो वो लो, बहुत सारी चीजें थी। न्यू कंपनीज एक्ट में कह रहे हैं जी अगर आपको 11% नेट प्रॉफिट से ज्यादा अगर आपको रेम्यूनरेशन पे करनी है टू द वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी अप्रूवल ले लो। अब तो कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन भी छोड़ो, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, मोर देन 50% मेजोरिटी से ही आप मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स रेम्यूनरेशन दे सकते हो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो पहले भी लिमिट नहीं थी, अभी भी लिमिट नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनीज में रिलैक्सेशन दे दिया। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि देखो रिलैक्सेशन तो दे दी गई हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ फाइन पेनल्टीज बढ़ा दिए गए हैं। तो जहां जिस काम के लिए जो लिमिट्स रीच करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता था, आजकल शेयर होल्डर्स अप्रूवल से वो काम हो जाता है, और कई जगह बोर्ड अप्रूवल से ही हो जाता है। तो सेल्फ गवर्नेंस हैज बिकम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दैट इज अ न्यू मंत्रा। और फ्रॉड अगर आप करते हैं तो ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट में फ्रॉड को लेकर बहुत ज्यादा प्रोविजंस में चेंज आ गया है। ओल्ड एक्ट में तो 500 रुपए पर डे वगैरह चार्ज करते थे, और इसलिए कुछ बड़े बड़े फ्रॉड हुए इंडिया में। हैदराबाद, हर जगह सत्यम 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 का ऑफिस हुआ करता था। और आपके सामने है रामालिंगा राजू, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी बनाई और 7,500 करोड़ का फ्रॉड किया। आज डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस कूपर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, बिग फोर सीए फर्म, उन्होंने बोला कंपनी की बैलेंस शीट में कोई फ्रॉड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई फ्रॉड नहीं है, जबकि फ्रॉड था। और बाद में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जेल गए, रामालिंगा राजू तो जेल गए हैं बाद में। कंपनी से 2013 में प्रोविजन लाया गया जेल के लिए अगर आप फ्रॉड करते हैं। तो ओल्ड एक्ट में, और ये कैसे सब कनेक्ट हो रहा है इसकी डिटेलिंग में बाद में करूंगा व्हेन विल रीच द रेलिवेंट चैप्टर। तो 7,500 करोड़ का फ्रॉड किया रामालिंगा राजू। इससे एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं, सहारा। तो सहारा श्री सुब्रता रॉय, जिन्होंने 45,000 करोड़ का डिपॉजिट लिया पब्लिक से और फ्रॉड किया। वेल बाद में अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला काफी लंबे टाइम तक पेंडिंग रहा कि इनसे पैसा रिकवर किया जाए और जिन डिपॉजिटर्स का पैसा है वो रीपे किया जाए। एमबी वैली, लोनावला के ऊपर, एमबी वैली इज ब्यूटीफुल प्लेस and feels like Switzerland in India. It's absolutely beautiful in, especially I'll say in the rainy season, in August sometime, or you can say July में, तो खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है वहां पर। और 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की गई इसकी कि अगर एमबी वैली बेची जाए, सहारा की प्रॉपर्टी है, सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी है एमबी वैली, अगर उसको पब्लिक ऑक्शन में बेचा जाए तो 1 लाख करोड़ की रिकवरी होगी और वहां से फिर डिपॉजिटर्स का पैसा रीपे किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहा है, क्या करें। पतंजलि ने भी इंटरेस्ट दिखाया, बाबा रामदेव ने। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खरीद सकते हैं वहां। वेल बेचारे डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। सो वेल मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा जिग्नेश शाह, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज। जिग्नेश शाह ने तो खैर छोटा सा फ्रॉड किया, 4,000 करोड़ का, छोटा सा 4,000 करोड़। और उसके अलावा वेल एक फ्रॉड और जो कंपनीज एक्ट 1956 के जमाने में हुआ, विजय माल्या एंड वेल आई विल से किंगफिशर एयरलाइंस, एंड दैट अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ बैंक लोन लेकर भगोड़ा भाग गया। और ये जो आपको एयर हॉस्टेसेस दिख रही हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, इनमें से ही जब ये इंग्लैंड भाग गया 2016 में, तो जब इंडिया छोड़कर निकल गया, जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी कि इनको गिरफ्तार करो, उससे पहले एक दिन पहले भाग गए थे इंडिया छोड़कर। एक दिन पहले ही क्यों भागे वो अलग बात है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन ये जो 3 है एयर होस्टेस आपको दिख रही है, इन तीनों में से किसी एक के साथ इनकी शादी हुई बाद में। वेल व्हेन ही वाज क्वाइट ओल्ड एज एंड द एयर होस्टेस वाज क्वाइट यंग एज कंपेयर टू हिम। तो ब्रिटेन में जाकर वेल सेटल डाउन हो गए, वहां जाकर शादी कर ली।
अभी इंडिया वापस आ नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है कि इनको इंडिया वापस लाया जाए। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी जनवरी 2021 तक तो ये इंडिया में नहीं आए हैं। तो इतने बड़े बड़े ये कारनामे हुए कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे, ये सब कारनामे हो रहे थे। और मैं 2016 तो बोल रहा हूँ कि ये भाग गए इंडिया छोड़कर, लेकिन इन्होंने जो फ्रॉड किया था वो उस वक्त 2012 चल रहा था। 2012 में इन्होंने फ्रॉड किए थे जब कंपनीज एक्ट 1956 था। तो उसकी वजह से लॉ मेकर को लॉ एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ा, स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ा बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोकने के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और फ्रॉडुलेंट कंपनी सेक्रेटरीज को जेल पहुंचाने के लिए। इंदौर के एक कंपनी सेक्रेटरी जेल भी गए, बाद में वो फ्रॉड में पकड़े गए। तो मतलब अपना नाम रोशन कर रहे हैं, प्रोफेशन का नाम भी रोशन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 वेल आई विल से द थिंग्स केम इन, और बोला गया कि अब कंपनीज एक्ट में आप फ्रॉड करोगे तो सबसे खतरनाक बात क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अरेस्ट विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, तो मतलब पुलिस वाला आएगा, हाथ पकड़कर अरेस्ट कर लेगा कंपनी सेक्रेटरी को। और जो बेचारा कंपनी सेक्रेटरी अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ मूवी टिकट बुक कर रखी थी और पीवीआर सिनेमास पे जाने वाला था मूवी देखने के लिए, अभी सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, उसको कहते हैं आप मूवी छोड़ो, आपकी मूवी हम बनाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो अरेस्ट कैन बी डन। और अगर कंपनी सेक्रेटरी पूछेगा कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, तो जी कंपनीज एक्ट में अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए होता। अगर सेक्शन 447 में आप फंसे हो फ्रॉड के चक्कर में, तो बिना अरेस्ट वारंट के हाथ पकड़कर हथकड़ी बनाकर आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा और बोलेगा जल्दी चलो, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं चाय पीने के लिए पुलिस स्टेशन में। सो दिस इज अगर बड़े लेवल के फ्रॉड्स हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी 2017 में। छोटे लेवल के फ्रॉड्स हैं तो जेल कम है, बड़े लेवल के फ्रॉड्स हैं तो जेल ज्यादा है। बड़े लेवल के फ्रॉड्स हैं तो जेल इज 3 years to 10 years, छोटे लेवल के फ्रॉड हैं तो जेल इज मैक्सिमम 5 years। 5 साल तो आप हंसते खेलते बिता ही लोगे जेल के अंदर। सो वेल से इसलिए भी कहता हूँ लॉ ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्स और ट्रेनिंग एक एस्पेक्ट है, पता चला डिग्री हाथ में आने के बाद जेल, और मम्मी पापा सोच रहे हैं हमारे बच्चे ने कोर्स तो अच्छा ही किया था, जेल कैसे चला गया। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। एनी हाउस विल, तो कंपनी सेक्रेटरीज को भी बोलता हूँ, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को ऑल ओवर इंडिया, कि आप अपनी कंपनी में कंपनी लॉ सिर्फ खाना पूर्ति ना करें, विंडो ड्रेसिंग ना करें, सिर्फ दिखाने के लिए ऑन पेपर कंप्लायंस ना करें, एक्चुअल कंप्लायंस करें, एब्सोल्यूट कंप्लायंस करें अपनी कंपनी के अंदर, रियल कंप्लायंस इन द रियल सेंस, इन द ट्रू सेंस, गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ, गोइंग बाय द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको, वेल ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड ऑन अवर ऐप मेक माई करियर वी हैव दिस वीडियो। आप वो हमारी ऐप के ऊपर आ सकते हैं, ऑन मेक माई करियर आपको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में मिलेगा, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज कुछ तो आपको मालूम है कैसे बोला जाता है, लेकिन 3-4 इसमें अलग अलग ट्विस्ट हैं, और वो 3-4 ट्विस्ट सीखिए लॉ को सीरियसली पढ़ने के लिए। तो 15-20 मिनट का छोटा सा वीडियो है कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है, प्रोविजंस की टर्मिनोलॉजी कैसे चलती है। और उसके अलावा देयर इज वन मोर होमवर्क दैट इज रिगार्डिंग द प्रोवाइजोज। ऊपर लॉ मेकर कई बार मेन प्रोविजन लिखता है, ऊपर एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें एक लॉ मेकर ने मेन प्रोविजन लिखा बड़ा सा, और उसके नीचे लिखा प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। तो फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो, फिफ्थ प्रोवाइजो। लॉ मेकर क्यों बनाता है, प्रोवाइजो बनाने का पर्पस क्या है। एग्जाम में जाकर हम ना कहानी चेंज कर देते हैं, प्रोवाइडेड दैट की जगह लिखते हैं हाउ एवर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट की जगह लिखते हैं मोर ओवर, तो हाउ एवर मोर ओवर कर देते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर हमें तो ये लैंग्वेज ही बड़ी अच्छी लगती है, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, जिनको ऐसे ही याद हो जाती है ऐसे ही भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं बोलता हूँ कभी भी वर्ड टू वर्ड तो छापना नहीं है आपको लॉ एग्जाम में, लिखना तो वहां पर जाकर आपको अपनी लैंग्वेज में ही है। ऑल पेपर्स इन होल सीएस कोर्स करिकुलम, जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हैं, फाइनली आपको लिखनी तो अपनी लैंग्वेज ही है, और जो सेंटेंस मेकिंग स्किल्स हैं वो तो आपके अपने ही हैं। लेकिन लॉ मेकर के जो कीवर्ड्स हैं ना वो जरूर याद करो, उनके ऊपर जरूर ध्यान दो, उनसे मत खेलो, मतलब उनको चेंज मत करो। अगर लॉ मेकर ने कहीं लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर और कहीं लिखा है होल टाइम डायरेक्टर, कहीं मतलब जो भी स्पेशल वर्ड्स है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, उन शब्दों को आप बदल नहीं सकते हैं, और उनके उनके सब्सटीट्यूट वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। रेजिडेंट डायरेक्टर लिखा है तो मतलब रेजिडेंट डायरेक्टर लिखना है, वुमेन डायरेक्टर लिखा है तो वुमेन डायरेक्टर लिखिए, फीमेल डायरेक्टर भी मत लिखिए। मतलब दैट्स माय रिकमेंडेशन कि कहीं पर भी आप शब्दों को, जो कीवर्ड्स हैं उनको बिल्कुल चेंज ना करिए। बाकी शेल का मतलब कंपलसरी, मे का मतलब ऑप्शनल,
एंड का मतलब दो चीजों को जोड़कर पढ़ो, और का मतलब दो चीजों को तोड़कर पढ़ो, ये सब कुछ तो पता होना चाहिए। नॉट विस्टैंडिंग का मतलब ये प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को ओवर रूल करता है। सब्जेक्ट टू का मतलब ये प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को अपने ऊपर ओवर रूल करवाता है। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे बनाई जाती है, वो सब कुछ, वो सारे स्किल सीखने में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। अ और द में बहुत बड़ा फर्क होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर अ कंपनी लिखा है और द कंपनी लिखा है तो बहुत बड़ा फर्क होता है इंटरप्रिटेशन करने में। तो वो सिर्फ जो लिखा है वो पढ़ना नहीं है, उसकी हिंदी नहीं करनी है या आपकी मदर मदर टंग के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं करना है आपको। लीगल इंटेंशन समझनी है शब्दों के पीछे छुपी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो क्यों बनाता है लॉ मेकर के, कुछ चीजें सामने है स्क्रीन पे, बट इसका पूरा वीडियो 15-20 मिनट का वंस अगेन दैट इज इन आवर ऐप मेक माय करियर, बी देयर एंड चेक आउट दैट वन। और यहाँ पर पहुंचते हैं आज का आखिरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि कंपनीज एक्ट में टोटल कितनी अथॉरिटीज हैं और वो अथॉरिटीज क्या क्या काम करती हैं, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन, so last 5 minutes I'll take from you. Have patience and just be with me. Now in this central government, when I say 3-level machinery and Ministry of Corporate Affairs, RD, ROC in every state, तो हम बोलते हैं कंपनी लॉ के पर्पस के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 के पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं लिखा होता है तो इट इज अ 3-level मशीनरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RD एंड ROC ओवर देयर। तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके नीचे RD है, उसके नीचे ROC है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में एक ही है, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। वेल आई से यहाँ से अगर मैं भाग कर जाऊंगा तो आई विल टेक 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट लगेंगे पहुंचने में मुझे। एंड देन आई से तो वहाँ मिनिस्टर जो बैठती हैं निर्मला सीतारमन, शी इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, बजट भी दे रही हैं, और वेल मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं, दोनों मिनिस्ट्री। उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर्स हैं और सबसे नीचे ROC है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मिनिस्ट्री करती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती क्या है। अब थोड़ा सा आराम आराम से चलेंगे, बट एज एम सेइंग आई विल टेक 5 मिनट्स ओनली। ये जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ड्राफ्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ने। अप्रूव किसने किया, लोकसभा, राज्यसभा, साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बात की बात है, लेकिन ड्राफ्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके साथ जो जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, व्हाटएवर, वो सारे रूल्स कौन बनाता है, मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री उठाकर डायरेक्टली ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नॉट रिक्वायर्ड। और इसलिए वो रूल्स को टाइम टू टाइम चेंज करना मिनिस्ट्री के लिए बहुत आसान है। इन्हीं रूल्स के साथ साथ हम जितने भी फॉर्म्स पढ़ते हैं, रूल्स के अंदर ही फॉर्म्स दिए होते हैं मिनिस्ट्री ने मोस्ट ऑफ द टाइम, रूल्स का के अंदर ही लास्ट में अनेक्शर्स में फॉर्म्स दिए होते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स है कंपनीज एक्ट में, क्या वो भी याद करने पड़ेंगे? यस। कंपनी ने बैंक लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया, आई होप आपने शब्द पहले कभी सुने हो, तो फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ता है टू द ROC। नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ तो फॉर्म DIR12 फाइल करना पड़ता है टू द ROC और ऑन द वेबसाइट ऑफ MCA। तो कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन करता है तो भी फॉर्म DIR12 फाइल करना पड़ता है। तो वो सारे फॉर्म्स किसने बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। उसके अलावा पूरे कंपनी लॉ में जहां जहां पर भी लिखा है CG अप्रूवल, CG अप्रूवल, CG अप्रूवल, आंखें बंद करके ब्लाइंडली मान लीजिए CG अप्रूवल का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए, अनलेस कि मिनिस्ट्री ने अपनी पावर्स डेलीगेट की हो RD को या ROC को, तो एक अलग बात है। अदरवाइज वी से CG अप्रूवल का मतलब MCA अप्रूवल। तो जहां पर पावर्स डेलीगेट कर दी तो डेलीगेट कर दी, और जहां पर डेलीगेट नहीं की तो वहां पर MCA खुद। फिर हम कहते हैं जहां पर भी CG अप्रूवल के अलावा भी CG का कुछ और रोल आ जाता है, CG इज मेकिंग अ रेफरेंस टू NCLT और व्हाटएवर, तो हम आंखें बंद करके फर्स्ट प्रिजम्पशन लेते हैं, CG का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और लास्टली स्पीकिंग यहाँ पर मिनिस्ट्री और क्या कर रही है, ड्राफ्टिंग ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रीजनल डायरेक्टर। वेल ये क्या करता है, रीजनल डायरेक्टर इज सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ROC, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ROC। एंड देन और क्या काम करता है, एक्सरसाइजिंग द स्टैट्यूटरी पावर्स। कंपनी लॉ के जिस सेक्शन में लिखा है ये काम RD करेगा तो वो काम RD करेगा। स्टैट्यूटरी पावर जो स्टैट्यूट ने दी है, जो कंपनी लॉ ने दिया है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, अब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक्सरसाइजेस द डेलीगेटेड पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डेलीगेट की है, वो भी एक्सरसाइज करता है। और हमारी बुक में हर जगह मेंशन होता है सेक्शन के साथ कहां पर डेलीगेट किया है RD को, कहां डेलीगेट किया है ROC को। तो ये भी एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे बढ़ता हूं तो ROC गिव्स
नेम रिजर्वेशन टू द कंपनीज, कंपनीज को नेम रिजर्वेशन देता है कंपनी बनाते समय, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले कि आप, हम पूछते हैं क्या हम इस नाम से कंपनी बना लें, अगर इस नाम से पहले से कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है तो नहीं बनाएंगे। ऑलरेडी इंडिया में 10 लाख कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं अप्रोक्सीमेटली, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ सब में। आरओसी गिव्स द नेम रिजर्वेशन कि हाँ आप इस नाम से कंपनी बना सकते हो, तो ही हम उस नाम से कंपनी बना सकते हैं। फ्यूचर में भी कंपनी का नाम चेंज करना है तो उसके लिए भी आरओसी से नेम रिजर्वेशन मांगना पड़ता है, उसके लिए अब फैसिलिटी हो गई है स्पाइस प्लस फैसिलिटीज देयर। उसके अलावा आरओसी दूसरा काम क्या करता है, आरओसी इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, दैट इज देयर। बर्थ सर्टिफिकेट टू द कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, one person company, all type of companies ROC gives certificate of incorporation। उसके अलावा आरओसी और क्या करता है, लॉ में जहां जहां लिखा है कि ये काम आरओसी करेगा, वो काम आरओसी करेगा, वो उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स है। और जहां जहां आरओसी को पावर्स डेलीगेट हुई हैं, सेक्शन में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन पावर्स आर डेलीगेटेड टू आरओसी, तो आरओसी करेगा। तो वंस अगेन आई विल से इन आवर बुक इट इज मेंशन्ड एवरीवेयर अलोंग विद द सेक्शन कि यहाँ पर पावर्स आरओसी को डेलीगेटेड है, यहाँ पर पावर आरडी को डेलीगेटेड है, या अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लें कि पावर डेलीगेटेड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है और साथ में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो पावर्स खुद एक्सरसाइज कर रही है। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ इंडिया में कितने आरडी हैं, कितने आरओसी हैं, तो उसके लिए आपको एक सेकंड के लिए यहाँ वेबसाइट दिखा देता हूँ इनकी, कितने आरओसी हैं और कितने आरडी हैं। तो आपके सामने अब यहाँ आरओसी खुल गया है एंड दीज आर, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंडिया हैज 24 आरओसीज। इस नंबर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। 24 आरओसी हैं, आरओसी तेलंगाना, और उनके नाम भी दिए हुए हैं। इट इज ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कॉन्टैक्ट्स में जाना है और कॉन्टैक्ट्स में जाकर आरओसी में जाना है, 24 आरओसी के नाम दिए हुए कि ये 24 आरओसी हैं। सो एंड देन वी से आरओसी तेलंगाना, आरओसी आंध्रा, और 5-6 जो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनका एक ही आरओसी है, आरओसी असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऑल दैट इज वन। गोवा, दमन एंड दीव इज वन आरओसी। मुंबई का अलग है और पुणे का अलग है, आई विल टॉक अबाउट दैट। महाराष्ट्र में 2 हैं, अभी आएगा, और मुंबई वाला गोवा का नहीं है, गोवा का अलग है, गोवा, दमन, दीव अलग है। बिहार एंड झारखंड, वेल बिहार का अलग आरओसी है और नीचे झारखंड का अलग है। सो इट इज नॉट कॉमन आरओसी, ऊपर बिहार के लिए हिमांशु शेखर और नीचे झारखंड के लिए प्रहलाद मीना आरओसी रांची, और बीच में बिहार के साथ तो आपको दिख रहा है वहां पर वो आरओसी कम ओएल भी है, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी है पटना का। छत्तीसगढ़ के लिए अलग आरओसी है, दिल्ली और हरियाणा का एक है, दिल्ली एंड हरियाणा इज हैविंग वन कॉमन आरओसी हु सिट्स इन नेहरू प्लेस दिल्ली। एंड देन गोवा, दमन एंड दीव इज हैविंग वन आरओसी, ही इज हैविंग द ऑफिस इन गोवा, पणजी, और उनका नाम है यहाँ पर दिया हुआ श्री वी एस हजारे। श्री वी एस हजारे इज आरओसी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, बट इसका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। देन वी से गुजरात का अलग आरओसी है, एम के साहू। देन वेल आई विल से हिमाचल प्रदेश सेपरेट आरओसी इज देयर, लेकिन चंडीगढ़ में ऑफिस इन चंडीगढ़, नाम याद रख लीजिएगा, श्याम सुंदर, खूबसूरत नाम है श्याम सुंदर, कृष्ण मुरारी का नाम है यहाँ पर, हाँ, जय श्री कृष्णा। अभी नाम क्यों याद करवा रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको, रीजन क्या है इसके पीछे, अभी रीजन बताता हूँ आपको। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में खास बात है, आरओसी एक है, ऑफिस 2 जगह दिया हुआ है उसको। आरओसी एक है और उनका नाम है सुधीर लीलाधर, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, लीलाधर, तो लीलाधर तो मतलब वही भगवान के साथ कनेक्ट हो गया, भगवान जी के साथ। अब इनको ऑफिस 2 जगह दिया हुआ है, जम्मू ऑफिस भी दिया हुआ है और श्रीनगर ऑफिस भी दिया हुआ है। आरओसी एक है लेकिन ऑफिस 2 हैं, आरओसी 2 नहीं है जम्मू कश्मीर में। देन कर्नाटका विल सेपरेट आरओसी, वन आरओसी इन बेंगलोर। Kerala is one ROC in Kochi, Madhya Pradesh there is one ROC in Gwalior, मध्य प्रदेश ROC ग्वालियर। महाराष्ट्र के बारे में खास बात क्या है, अब यहाँ पर 2 ROC हैं, ROC मुंबई, मनोरंजन, मुंबई का मतलब मनोरंजन, बॉलीवुड, बॉलीवुड मतलब मनोरंजन, मनोरंजन दास। और इधर पुणे की बात करें तो मंगेश रामदास जाधव, लगता है ये वो मराठा टाइप समथिंग लाइक दैट। तो वेल आरओसी पुणे। और महाराष्ट्र में 2 आरओसी का बेसिकली पर्पस क्या है, महाराष्ट्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज कंट्रोल्ड बाय आरओसी मुंबई, वन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज कंट्रोल्ड बाय आरओसी पुणे। मतलब अपने अपने पार्ट की कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पार्ट में, एक दूसरे के ज्योग्राफिकल एरिया में एंटर नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो महाराष्ट्र को 2 ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया गया, एक ज्योग्राफिकल एरियाज की सारी कंपनीज आरओसी मुंबई के पास, एक ज्योग्राफिकल एरिया की सारी कंपनीज आरओसी पुणे के पास।
Odisha, there is one ROC, obviously, that is in Cuttack. पुडुचेरी में भी एक आरओसी है, पुडुचेरी इज हैविंग वन आरओसी। पंजाब और चंडीगढ़ का आरओसी अब ध्यान से पढ़ेगा नाम, श्री श्याम सुंदर, ऊपर पढ़ाया था आपको, पढ़वाया था हिमाचल के लिए। तो जो हिमाचल के लिए आरओसी है वही यहाँ पर भी आरओसी है, श्याम सुंदर। तो इसको मैं 2 काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं एक सिंगल आरओसी काउंट करूंगा। लेकिन मुंबई में और पुणे में वो तो मैं 2 ही काउंट करूंगा, क्योंकि दोनों का ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है, दोनों की टेरिटरी अलग अलग है विद इन महाराष्ट्र। एंड राजस्थान में एक आरओसी, और ऐसी तमिलनाडु में भी कहूंगा, तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयम्बटूर। और इन दोनों का भी ज्योग्राफिकल एरिया, दोनों की टेरिटरी अलग अलग है, तो इनको मैं 2 काउंट करूंगा, इनको मैं 1 काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टेरिटरी के लिए बने हैं और अपनी अपनी टेरिटरी में अपनी अपनी कंपनीज का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आई विल पुट इट लाइक दिस, दैट दीज आर टोटल 24 आरओसीज बाय काउंटिंग इन इंडिया। नाम काउंट कर लीजिएगा, आपको 24 नाम नजर आ जाएंगे कि हिंदुस्तान में 24 आरओसी अपॉइंटेड हैं। और इनमें से कुछ आरओसी वो हैं जो आरओसी होने के साथ साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर भी हैं। इस पे क्यों जोर दे रहा हूं मैं अभी बात करता हूं। और आरडी बीच में मिस किया हमने, तो रीजनल डायरेक्टर तो सिंपल है, रीजनल डायरेक्टर तो 7 हैं, आरडी ईस्ट, आरडी नॉर्थ, आरडी साउथ, आरडी वेस्ट, वो तो सामने सामने है ही हैं। एंड उसके अलावा आरडी नॉर्थ वेस्ट, आरडी साउथ ईस्ट और आरडी नॉर्थ ईस्ट। तो 7 RDs फॉर सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ 24 ROCs, दैट इज देयर। और उसके अलावा अपने स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डेलीगेटेड पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन मूविंग ऑन फर्दर इनटू द चार्ट, एंड दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या काम है? ही डज ओनली वन थिंग, एक ही काम आता है इसको, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप द डेथ ऑफ द कंपनी। ये यमराज का भेजा हुआ यमदूत है, मतलब यमराज पीछे वो कोर्ट है, और कोर्ट ने अपना यमदूत भेजा कि जाओ इस प्राणी के दिन पूरे हो गए हैं, इसकी हत्या करके आओ और इसको खत्म करके आओ। तो डेथ ऑफ द कंपनी एंड द वाइंडिंग अप, वी से वाइंडिंग अप इज द प्रोसीजर टू ब्रिंग द डेथ ऑफ द कंपनी, and the last stage of winding up is called as dissolution, the final death of the company, the ultimate death of the company, the dissolution of the company. But winding up is just the procedure to bring the death of the company, जिसमें official liquidator या liquidator जो है वो सारी assets बेचता है one way और the other way, और बेचकर जो पैसा आता है क्रेडिटर्स को पे करता है, और अगर लास्ट में कुछ बच जाता है तो शेयर होल्डर्स में बांट देता है और कहता है कंपनी खत्म हो गई, अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देता है कि कंपनी की डेथ हो गई। अब हिंदुस्तान में कितने ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं, तो कितने हैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट यस हैं तो सही, और बहुत सारे हैं। और कंपनीज एक्ट में अभी वो वाइंडिंग अप के प्रोविजन अब नए नए, अब 2020 में तो शुरू हुए हैं वाइंडिंग अप रूल्स। तो यू विल फाइंड दैट ओवर हियर, ऊपर ऊपर आपको रांची आरओसी, रांची कम ऑफिशियल लिक्विडेटर नजर आ रहे हैं। ऐसी ऑफिशियल लिक्विडेटर इंदौर, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई, इलाहाबाद, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, कटक, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, शिमला, एंड यू कैन फाइंड Jammu Kashmir and Ladakh, Sudhir Leeladhar, the same name, ROC come official liquidator, and then VS Hazare for Goa, and पहले अभी देखा ROC की लिस्ट में भी उनका नाम था, गोवा, दमन एंड दीव, then जोधपुर, छत्तीसगढ़, and so on. So well, only for general knowledge, हो सकता है CS ईट में काम आ जाए कुछ, लेकिन आप लोग तो CS ईट कर चुके हैं। एंड देन आल से, वैसे ये वीडियो CS ईट वालों के भी बहुत काम के, उनको भी दिखा देना, हो सकता है इसमें से उनको भी बहुत कुछ मिल जाए अपने लिए, और तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कर पाए। तो आपके फ्रेंड्स अगर CS ईट में है तो प्लीज़ शेयर विद देम। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, आफ्टर दैट विल आल सी द NCLT। तो NCLT का मेन काम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स इन द कंपनीज एक्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर मेजॉरिटी शेयर होल्डर का झगड़ा हो जाता है तो रोते हुए पहुंच जाते हैं NCLT के पास, सुबुक 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 हमारा झगड़ा सॉल्व करवा दो। डिवेंचर होल्डर्स के पैसे नहीं दिए कंपनी ने, डिपॉजिटर्स के पैसे रीपे नहीं किए, तो डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए, तो ये सब लोग रोते हुए कहाँ पहुंचते हैं? NCLT। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स NCLT के दरवाजे पे पहुंचते हैं कि हमारा पैसा कंपनी से वापस दिलवा दो, कंपनी हमारा पैसा मारकर खा गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी कहाँ जाएंगे? कंप्लेंट करने के लिए NCLT के पास जाएंगे।
and NCLT will do the investigation into the matter and will pass the suitable orders. Then insolvency bankruptcy code, और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, एलएलपी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो किसके कंट्रोल में आ जाती है, किसके हाथों में आ जाती है, एनसीएलटी के हाथों में आ जाती है। हम कहते हैं एनसीएलटी उसको गोद ले लेता है और फिर वो एनसीएलटी, अब प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा कि एनसीएलटी क्या करता है, उस सब में नहीं जाऊंगा, सीआईआरपी वगैरह डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट सम अदर डे। देन और अभी पिछले दिनों में आई हैव शेयर्ड वीडियो ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आल्सो इन माय ऐप, फुल वीडियो, वॉच इट आउट। एसयूबी के लिए भी फुल वीडियो, और मैं कहूँगा प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी मजा आएगा देखकर कि चल क्या रहा है हिंदुस्तान में। दैट इज 2 hours 12 minutes आई थिंक वीडियो इज देयर ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अलग ही लेवल पे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। देन अप्रूवल ऑफ मर्जर अमलगमेशन करता है एनसीएलटी, उसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा है, और काम भी करता है एनसीएलटी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का अप्रूवल देता है, और बहुत सारी चीजें, अब उन सब में नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दैट स्टफ कि एनसीएलटी और क्या क्या काम करता है। तो एनसीएलटी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जहां कंपनी लॉ में एनसीएलटी लिखा है वहां एनसीएलटी है। अब कोर्ट क्या करता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एनसीएलटी कितने हैं ये बताना थोड़ा सा जरूरी है, और एनसीएलटी बेंचेस कुछ एक बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब कुछ बढ़ गए हैं। आज की तारीख में 13 बेंचेस हो गए हैं जनवरी 2021 में। अब पहले कम हुआ करते थे, पहले 11 थे, अभी 11 से बढ़ गए हैं, अब 13 का 14 बोलना चाहो तो यहाँ तक तो बोल सकते हो। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स, अब ये एनसीएलटी की वेबसाइट है, लेटेस्ट वेबसाइट, एक एनसीएलटी की पुरानी वेबसाइट थी, उसमें 11 बेंचेस दिए हुए हैं एनसीएलटी के, यहाँ पर आप मान लीजिए 13-14 बेंचेस दिए हुए हैं। और सबसे पहला बेंच जो है प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी, दैट इज इन न्यू दिल्ली, और दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच भी है, और उसके अलावा न्यू दिल्ली रीजनल बेंच भी है। किसी कंपनी की 50 लाख की पेड अप कैपिटल है या 50 लाख से ज्यादा की है तो प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में जाता है, जाती है वो कंपनी, उसका केस वहां जाता है। लेस देन 50 लाख की है तो न्यू दिल्ली का जो रीजनल बेंच है वहां पर चला जाता है। तो दिल्ली में 2 बेंचेस हैं एनसीएलटी के, प्रिंसिपल बेंच और रीजनल बेंच, डिवीजन है। एंड देन आई से ये न्यू दिल्ली का हो गया, और उसके नीचे एनसीएलटी के और बेंचेस हैं। तो नंबर 1, मतलब 2 बेंचेस आप दिल्ली के मान लो, तो उसके नीचे आप ऐड ऑन कर लेना। तो अहमदाबाद बेंच नंबर 1, देन इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता एंड मुंबई। दीज आर द 12 बेंचेस एज गिवन ऑन द लेटेस्ट वेबसाइट ऑफ एनसीएलटी एज ऑफ टुडे, मतलब जनवरी 2021 की बात हो रही है। आगे आने वाले टाइम में चेंज हुए तो पता नहीं। ये फोन नंबर भी है, कंफर्म करके पूछ लेना। इसके अलावा साइट पे आपको यहाँ दिखेगा एनसीएलटी के ना कुछ बेंचेस और हैं यहाँ पर, स्पेशल बेंच है और वेकेशनल बेंच है। ये स्पेशल बेंच बनाया गया मुंबई में 10 दिन के लिए, वेकेशनल बेंच बनाया गया 10 दिन के लिए। जिन दिनों में एनसीएलटी के मेन बेंच छुट्टी पे थे जज साहब, वेकेशनल बेंच बना दिया 10 दिन के लिए कि अर्जेंट जो मामले हैं, अर्जेंट केसेस हैं, वो लटके ना, उनको प्रोलॉन्ग ना किया जाए उसके लिए। सो वेल आई से तो इनको काउंटिंग में काउंट नहीं करता मैं। ये जो 10-10 दिन के लिए बेंच बनाए जाते हैं ओनली फॉर 10 डेज, बेंच बनाया खत्म हो गया, स्पेशल बेंच इन मुंबई, तो वो थोड़ा ना काउंटिंग में काउंट होगा। हाँ, मुंबई में मेन बेंच है वो तो काउंटिंग में काउंट होगा, दैट इज देयर। तो मुंबई में अगर मेन बेंच है वो तो हम काउंट कर ही रहे हैं, सबसे नीचे नीचे दिख ही रहा है, दैट इज विजिबल ऑन द बॉटम। तो वेल आई से दीज आर द वेल 12 benches apart from 2 in Delhi. So 2 in Delhi and 12 are these. So 2 plus 12 total becomes 14. Total becomes 14. It's not well 11 anymore, but I'll say confusion नहीं होनी चाहिए नंबर को लेकर, मैं ये मानता हूँ। पुराने जमाने में पहले जब शुरू हुआ था एनसीएलटी, जब पैदा हुआ था 2016 में, तब 11 बेंचेस थे, अब बढ़ते बढ़ते 11 से 14 आ गए हैं। किसी और नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। देन ये वेकेशनल बेंच वगैरह बीच में बनते रहते हैं, तो कहीं आप इनको काउंटिंग में काउंट कर लोगे तो नंबर काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। बना दिया बीच में एक, आ गया नोटिफिकेशन दैट वी आर मेकिंग एनसीएलटी बेंच फॉर 10 डेज। अब ये जैसे आपको दिख रहा है मुंबई में बनाया गया 21 दिसंबर 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक के लिए, तो 10, 11, 12 दिन के लिए बनाया गया बेंच। अब इसको मैं काउंटिंग में थोड़ा ना काउंट करूंगा कि मुंबई में एक बेंच और हो गया और ऐड ऑन कर लो इसको, तो ऐसा थोड़ा ना होता। I hope got that. So well, going on further, and this is NCLT की बात खत्म होती है और कोर्ट्स की बात करते हैं। तो वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस में जाकर देखिएगा, टाइम टू टाइम स्पेशल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल की बात होती है। बेसिकली स्पेशल बेंचेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल नोटिफाई किए जा रहे हैं इन द कंपनीज एक्ट। तो मैं उसका नंबर नहीं बताऊंगा आपको कि नंबर क्या है, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, इनके पास पावर क्या है, टू इम्पोज द जेल, टू इम्पोज द
फाइन। तो कोर्ट जेल भी इंपोज करता है, फाइन भी। एनसीएलटी जेल फाइन इंपोज नहीं कर रहा है, यहाँ पर कौन इंपोज कर रहा है? कोर्ट। कोर्ट इज इंपोजिंग द जेल और द फाइन इन द कंपनीज एक्ट। और ये किस लेवल का कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए? एडिशनल सेशन जज, और उसके ऊपर फिर सेशन जज है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर। एंड वेल आई विल से अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि आरओसी की बात करते हैं तो सेक्शन 454 में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट will delegate the powers to impose the penalty to the adjudicating officer not below the rank of ROC। तो ROC को पावर डेलीगेट की गई है सेक्शन 454 में ऑफ कंपनीज एक्ट कि आप पेनल्टी लगा सकते हो। अब पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखना, सेक्शन 454 में लिखा है आरओसी पेनल्टी लगाता है, और सेक्शन 435 में लिखा है कोर्ट फाइन लगाता है। तो कंपनीज एक्ट में पेनल्टी में और फाइन में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और आरओसी पेनल्टी लगा रहा है इन सेक्शन 454। मतलब ये है कि पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस में जहां पेनल्टी वर्ड आ गया, तो पेनल्टी का मतलब विल बी इम्पोज्ड बाय आरओसी। आपको आरओसी के दरवाजे पे जाना है, खुशी खुशी पेनल्टी दे करके आ जाओ। आपको कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सेशन जज का मतलब क्रिमिनल कोर्ट, जहां पर वो मर्डर वगैरह के केसेस भी पहुंच जाते हैं, मर्डर रेप डकैती के, उन लोगों के बीच में नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट में जहां जहां फाइन लिखा है, मतलब आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर आपको किन लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा? रेप, रेपिस्ट और डेकॉइट्स, मर्डरर्स, उनके बीच में बैठना पड़ेगा। और वो लोग देखेंगे यार हम तो कटे फटे चेहरे वाले, हमारे बीच में ये सूटेड बूटेड टाई लगाकर कौन आकर बैठ गया, ये शक्ल से तो हमारे जैसा तो नहीं लगता, लेकिन हमारे बीच में क्यों बैठा है? तो सोच के देखो, कोर्ट में अपीयर होना कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और वहां जाकर फाइन देना है। मतलब जाने तो दोनों केसेस में आपकी जेब से पैसे हैं, पैसा जाना है आपकी जेब से, और कहाँ जाना है? वो आरओसी और कोर्ट, वो दोनों आपसे पैसा लेकर कहाँ जमा करवाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। वो पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, जमा कहाँ होना है? सब कुछ अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जमा होना है। लेकिन रास्ते अलग अलग हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग अलग है। आरओसी को पेनल्टी देनी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में जाकर फाइन देना है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, दैट इज देयर। देन बाकी उस वो कोर्ट में ना जाना पड़े उसके लिए कंपाउंडिंग का एक प्रोविजन होता है 441 वगैरह, उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नॉट एट दिस मोमेंट। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस याद रखना, पूरे कंपनी लॉ में जहां फाइन वर्ड आ गया मतलब कोर्ट, और जहां पेनल्टी वर्ड आ गया मतलब आरओसी। और आरओसी ने जो पेनल्टी लगाई है, अगर आपको लग रहा है ये तो ज्यादा है, कम होनी चाहिए, इसके ऊपर अपील फाइल करनी है तो अपील गोज टू आरडी। आरओसी के ऊपर अपील फाइल करनी है तो अपील कहां जाएगी? आरडी के पास। ये बात भी कहां लिखी है? सेक्शन 454 में लिखी है कि आरओसी के ऊपर अपील गोज टू आरडी। देन लास्ट वन, सेबी। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सम पावर्स आर डेलीगेटेड टू सेबी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। अब उस सब में नहीं जाता, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें आती हैं ये बातें कि कुछ पावर्स जो है वो सेबी को डेलीगेट कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग द पावर टू पे द डिविडेंड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन 127 पेमेंट ऑफ डिविडेंड में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें जो जो भी वेल कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी आगे मतलब आपको पेनल्टी वगैरह देनी है, वो सेबी इंपोज कर रहा है। सेबी अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी आपके पीछे पड़ जाएगा, फिर वो आरओसी नहीं रहेगा, आरओसी की जगह क्या हो जाएगा? सेबी हो जाएगा, इफ योर कंपनी इज लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 127 के अलावा भी और कुछ सेक्शन और भी हैं विच आर डीलिंग विद द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फिर कंट्रोल सेबी करेगा, आरओसी नहीं करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं करेगा। सेबी को दे दिया कि आप देख लो इनसे कितना फाइन, क्या पेनल्टी वगैरह लेना है इनसे। दैट इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन उसकी डिटेल आज अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप आपको पूरा जो पर्पस है आज के डिस्कशन का वो समझ में आ गया है। और याद रखिएगा ये नंबर्स आपको स्क्रीन पे ऊपर दे दिए हैं, 13 के बजाय आप +1 14 लेकर चलिए। ये दिल्ली में एनसीएलटी के 2 बेंच हैं, तो 1 एमसीए, 7 आरडीज, 24 आरओसीज, 24 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। मैंने काउंट किया था बैठकर ये आपका सेशन शुरू होने से पहले, 14 एनसीएलटीज, 1 सेबी, एंड आई एम नॉट काउंटिंग द कोर्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको जो होमवर्क दिए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। और मेक माई करियर ऐप पे आकर आप देखोगे बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ दिए हुए हैं। जस्ट चेक आउट देम वेल एंड दे विल बी यूजफुल फॉर कंपनी लॉ आल्सो, फॉर एसयूबी आल्सो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।